हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है, लगातार आपको चीज़ें याद हो रही है। और इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट जो कि आज तक आपको लगता था कि आप नहीं समझ सकते हैं, बहुत हार्ड है, वो भी अब आपको इजी लगने लगा होगा। और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए सारा सब्जेक्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट मेरे को बताओ, मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, मैं साइंस पोर्शन की बात करूँ, या फिर इकोनॉमिक्स का भी अभी काफ़ी पोर्शन बचा है उसकी बात करूँ, आपके लिए इतना ईजी बना दूंगा कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो है कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो इकोनॉमिक्स नहीं आएगी, आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो साइंस नहीं आएगी, या फिर आर्ट से नहीं है तो आपको हिस्ट्री या पॉलिटी नहीं आएगी। ये हो ही नहीं सकता। आप मेरे से पढ़िए, आप मेरी क्लासेस करिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप इकोनॉमिक्स से इतने दिन डरते थे, अब मैं आपका सारा डर खोल दूंगा इकोनॉमिक्स का। आपने 5 ईयर प्लान पढ़ा होगा, और जो पहली क्लास थी माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली, अगर आपने वो देखी है तो आपको वो भी पक्का पूरा समझ में आएगा। तो अब आज हम बजट पढ़ने वाले हैं। आज तक हो सकता है कि आपको बजट समझ में नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसीट्स क्या होती है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको 1% भी कोई डाउट रहेगा कि हाँ यार ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई। आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि अब हमारी एंट्री हो चुकी है भाई जीके जीएस सेगमेंट में। और आप लोगों का जो सपोर्ट दिख रहा है, जो प्यार दिख रहा है, उससे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार अब तो मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। सो थैंक यू ऑल, और लगातार इसी तरह के सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए सारे टॉपिक्स जो है वो बहुत आसान बना दूंगा, ये मेरा वादा है। और ये टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको सारे शिफ्ट्स में देखने को मिल जाता है, डेफिनेटली आ सकता है इससे। तो इसको ध्यान से सुनना। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक से अपन को 2 से 4 मार्क्स अपने श्योर करने, पक्के करने, चाहे वो रेलवे एग्जाम हो, चाहे एसएससी एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, ठीक है। सो ये टॉपिक ध्यान से पढ़ना है। लास्ट टॉपिक अपन ने 5 ईयर प्लान पढ़ा था, आई होप कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया। और उसका मैंने कहा था कि मैं रिवीजन कराऊंगा दोबारा से। वैसे तो अपन ने उसमें बहुत बार रिवीजन किया, याद किया, बट फिर भी एक बार और रिवीजन मैं चाहता हूँ उसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो मैं वो सारे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको बार बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि चीजें याद हो जाए क्लासेस में ही, आपको दिक्कत ना आए कि आप भूल ना जाओ कहीं, इसलिए। तो वो हम इस वीडियो के बाद, ये बजट टॉपिक पढ़ने के बाद हम उसको भी रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। एंड देन हम आज की क्लास खत्म करेंगे। तो 40 से 50 मिनट का ये वीडियो हो सकता है, प्लीज अंत तक बने रहें। और अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो सही तरीके से, शिद्दत से, अच्छे तरीके से फॉलो करिए। मैंने बहुत सारे प्रूफ्स अभी से देखना स्टार्ट कर दिए हैं कि पॉलिटी हिस्ट्री उन्होंने हमसे पढ़ी, उन्होंने स्टेट जीके हमसे पढ़ा, और आज उनका स्कोर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। वो 20 स्कोर कर रहे थे, आज 35 तक पहुंच गए। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास लगातार आ रहे हैं। आपको भी अगर स्कोर इंप्रूव करना है तो प्लीज इस सीरीज को अंत तक फॉलो करें, और पीछे के जो वीडियोज हैं वो भी करते रहें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देर किए। देखिए, बजट, बजट वर्ड आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके 112 आर्टिकल नंबर, जो 112 है, आर्टिकल नंबर 112 जो है, उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके आता है, वर्ड आता है, जिसको हम बजट नाम दे दिया है। और हम कहते हैं कि बजट का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 112 में, एग्जैक्टली वर्ड मेंशन नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके वर्ड है, जिसको अपन ने कहा कि हम चलो इसी को मान लेते हैं कि बजट है। और बजट अपनी भाषा में हम इसको कहने लग गए। ये आपको पता होगा कि बजट वर्ड कहाँ से आया नहीं आया, ये मैं बातें नहीं करूंगा, क्योंकि हम सीजीएल 26 को फोकस कर रहे हैं, और उसमें ऐसी चीजों की रेलिवेंसी है नहीं, तो रेलिवेंट चीजों पर अपन फोकस करते हैं। तो बजट हमने कहा कि आर्टिकल 112 में अपन आपको जानने को मिलता है। अपन पढ़ के आए, पॉलिटी में पढ़ के आए बजट के बारे में, और बहुत सारी चीजों के बारे में जो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जब बजट की बात करते हैं तो बजट में एक होता है रेवेन्यू का बजट, और एक होता है कैपिटल का बजट। क्या मतलब है इसका? देखो, रेवेन्यू और कैपिटल, यहाँ से आपको समझना है। पूरी इकोनॉमिक्स की जो क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं, ये वाली, या पूरी इकोनॉमिक्स में जब भी बात करेंगे तो समझ लेना कि जहाँ रेवेन्यू वर्ड आ रहा है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म या रिकरिंग की बात कर रहा है, कि कोई पेमेंट, कोई अमाउंट बार बार आ रहा है या बार बार जा रहा है, तो हम उसको कहेंगे रेवेन्यू में है। अगर कोई लॉन्ग टर्म का है, लाइक मैंने कोई बिल्डिंग बनाई है, मान लो मैं गवर्नमेंट में हूँ, मैंने कोई बिल्डिंग बनाई है, या मान लो कि मैंने लोन लोन लिया है, ठीक है, मैंने लोन लिया है, या मैंने कोई बिल्डिंग बनाई है, या फिर लोन दिया है। तो भाई आप लोन देते हो तो 1-2 साल के लिए देते हो, है ना, 1-2 साल में एक बार ही पेमेंट होगा। आपने कोई मान लो बिल्डिंग बनाई, स्कूल बनाई, तो आप एक बार बनाते हो, वो काफी सालों तक चलता है ना। तो वो पेमेंट या वो वाले ट्रांजेक्शन्स जो एक बार होते हैं, या कभी कभी होते हैं, या बहुत लंबे टाइम के बाद होते हैं, उनको अपन कहते हैं कैपिटल। तो ध्यान रखना, रेवेन्यू में जैसे हर महीना कुछ हो रहा है, हर वीक कुछ हो रहा है, तो वो रेवेन्यू में आएगा। और अगर काफी लंबे टाइम तक कोई चीज नहीं हो रही है, बहुत लंबे टाइम बाद कोई चीज होती है, बार बार रिपीट नहीं होती कोई चीज, और बहुत लंबे टाइम के बाद में वापस आ रही है कोई चीज, तो अपन उसको कैपिटल में रखते हैं। तो इतना पहले बेसिक समझ लेना। अभी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझते चलिए, मैं आपको सारा कुछ याद करूंगा। तो कैपिटल में मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म की जो ट्रांजेक्शन है वो अपन लेते हैं इन्वेस्टमेंट या ट्रांजेक्शन। और रेवेन्यू में अपन लेते हैं शॉर्ट टर्म रिकरिंग, जो बार बार होता रहता है, हर महीने पेंशन सैलरी जा रही है तो खर्चा हो रहा है हर महीने, वो रेवेन्यू में आ गया। और कैपिटल, जिसमें अपन ने बिल्डिंग बनाई है, एक बार बना दी तो काफी सालों तक चलेगी, तो कैपिटल कैपिटल में आ गया। एक एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रखें। अब मैं कह रहा हूँ रेवेन्यू बजट में भी 2 तरीके की अपने पास चीजें हैं। एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स में अपन क्या रखते हैं, जैसे मान लो कि
अपन को जो इनकम हुई है, रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है इनकम, पहली बात समझ लेना कि रिसीट्स का मतलब है इनकम। अब रेवेन्यू रिसीट्स में अपन रखते हैं टैक्स, एक तो रुको 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 इसको हटाता हूँ। ओके, तो रेवेन्यू जो रिसीट्स है उसमें अपन रखते हैं एक तो टैक्स रेवेन्यू और एक अपन रखते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब जो अलग अलग टैक्सेस भरे जाते हैं लोगों के द्वारा, आज जीएसटी अपन देखते हैं, इनकम टैक्स अपन देखते हैं, तो वो जो टैक्सेस से इनकम हो रही है उसको अपन कहते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स है, राजस्व प्राप्तियां। हिंदी मीडियम वालों को समझा देता हूँ, सारा कंटेंट हिंदी में भी है, डोंट वरी, आगे जाके ये जस्ट टेबल बनाई गई है। तो रेवेन्यू रिसीट्स जो है उसको हम कहते हैं राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियों में सबसे पहली प्राप्ति अपन किसको रखते हैं, हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू। मतलब टैक्स से जो इनकम हो रही है उसको आप राजस्व प्राप्तियों में रखोगे। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी है, जैसे कि फीस की बात करें, डिविडेंड्स की बात करें, अगर मान लो गवर्नमेंट ने कहीं जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से कुछ डिविडेंड आ रहा है उसकी बात करें, तो ये सब जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो ये वाली जो रिसीट्स है वो रेवेन्यू रिसीट्स होती है, पहली चीज। अब मैंने कहा एक्सपेंडिचर भी होता है रेवेन्यू में। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका मतलब क्या है कि बार बार कोई चीज खर्च की जा रही है, उसको अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू वर्ड का मतलब मैंने यही बताया ना, शॉर्ट टर्म है, रिकरिंग है, बार बार चीजें रिपीट होती रहती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बार बार कोई खर्च हो रहा है। तो मैंने कहा कि आप सैलरी देते हो, आप जो है पेंशन देते हो, सब्सिडी देते हो, ग्रांट्स देते हो, ये सब क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, आप बार बार खर्च कर रहे हो। मान लो अपन गवर्नमेंट जॉब लगता है तो अपन को बार बार सैलरी मिलती है, बार बार अपन को अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो सब खर्चा किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। पेंशन दे दी जाती है तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। कुछ कुछ देखो, जैसे मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कि मान लो कि आपने लोन लिया था, तो लोन लिया था तो उसका आपको क्या देना पड़ेगा, लोन अगर मान लो आप गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो उसका ब्याज हर महीने देना पड़ रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है वो किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो भाई आपने ब्याज तो मतलब आपने लोन तो एक बार ही लिया, तो लोन एक बार लिया इसका मतलब कैपिटल का पार्ट है, क्योंकि लोन एक बार लिया 2-3 साल बाद ही आप उसको चुकाओगे, है ना। कम से कम मान लो 5 साल के लोन लिया है आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से या फिर बैंक से, आरबीआई से, तो 5 साल के लोन लिया है तो 5 साल बाद ही चुकाएंगे, एक बार ही चुकाएंगे। बट उसका जो इंटरेस्ट है वो हर महीने देना होता है, तो अगर वो इंटरेस्ट आप दे रहे हो तो वो रेवेन्यू का पार्ट हो गया। ध्यान रखिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि कोई चीज अगर बार बार हो रही है तो वो रेवेन्यू में आती है, और अगर एक बार ही हो रही है काफी टाइम बाद वापस होनी है तो वो कैपिटल में आती है। तो मैंने कहा कि अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो एक बार मैंने ले लिया, इसका मतलब कैपिटल का पार्ट है। बट मैं उस लोन का हर महीने इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो वो क्या है, रेवेन्यू का पार्ट है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि दे रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, जो खर्च कर रहा हूँ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। और इंटरेस्ट पेमेंट्स और सैलरी सब्सिडीज हर महीने खर्च हो रही है, ये हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है समझ में आया। रेवेन्यू रिसीट्स में अपन टैक्स रेवेन्यूज और नॉन टैक्स रेवेन्यूज रखते हैं कि भाई इनकम टैक्स से, जीएसटी से अपन को जो इनकम हो रही है, फीस से, डिविडेंड से जो अपन को इनकम हो रही है, ये सब अपन ने कहा कि भाई ये आती है रेवेन्यू रिसीट्स में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या आपको रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आया, नहीं समझ में आया? कोई कह रहा है कि नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा इतना आसानी से, मैं समझ रहा हूँ उस चीज को, इसीलिए तो मैं बड़ा क्लास लाया हूं, वरना तो इस एक पैराग्राफ में ही मैं आपका सारा समझा के चला जाता। अभी बहुत सारी आगे नीचे है, लिस्ट है, मतलब पूरा हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। तो अभी तो आपको समझ में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, आप तो जस्ट दिमाग खोल के बैठो, थोड़ा सा ना ध्यान दो मेरे भाई, ठीक है भाई। देखो, कोई सिया नाम की लड़की है क्लास में, अगर प्लीज कोई है तो प्लीज थोड़ा क्लास को अवॉइड कर सकते हैं, सिया नाम की लड़की। ओके, मैं मजाक कर रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल बजट समझ लो आप तो वो काफी है। कैपिटल बजट में मैं कह रहा हूँ एक होता है कैपिटल रिसीट्स और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जैसे मैंने कहा कि रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब कि हर महीने आपको कुछ कुछ इनकम हो रही है, रेवेन्यू रिसीट्स है। हर महीने आप कुछ कुछ खर्च कर रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल रिसीट्स मतलब कि काफी टाइम बाद इनकम हुई है, फिर वापस काफी टाइम बाद होगी, रिकरिंग नहीं है, बार बार होने वाली इनकम नहीं है, तो कैपिटल रिसीट्स उसको हम कहते हैं। अब कैपिटल रिसीट्स में मैं दो तरीके की रिसीट्स की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मान लो कि मेरे पास बिल्डिंग, मान लो मेरी बिल्डिंग है, मान लो अभी निर्माण भवन वगैरह, उद्योग भवन वगैरह है, मान लो कि उनको मैंने अभी तो, मान लो मेरे पास वो बिल्डिंग है और मेरे को उनको क्या करना है, बेचना है। तो मैं उनको बेच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट अगर कोई अपनी बिल्डिंग बेचती है, अपना कोई शेयर बेचती है, तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपकी कोई एसेट थी उसको आपने बेच दिया। तो आप अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके पास क्या होगा, पैसा तो आएगा, बट आपकी एसेट चली गई। क्या चली गई, एसेट चली गई। इस बात को समझना कि एसेट क्या होती है, संपत्ति। तो आपकी संपत्ति चली गई, आपकी एसेट चली गई। इकोनॉमी में हम वर्ड यूज करते हैं एसेट और लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, मतलब कि आप पर लोड आ गया, और एसेट मतलब कि आपकी संपत्ति चली गई। तो एसेट चली गई अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो मैंने कहा कि एसेट तो चली गई बट आपके पास क्या आ गया, पैसा आ गया, कैपिटल रिसीट तो हो गई ना, आपने बिल्डिंग को बेचा। तो पहला तो मैंने कहा कि अच्छा डिसइन्वेस्टमेंट मैं कर देता हूँ तो मेरे पास कैपिटल रिसीट्स आती है। दूसरा मैंने कहा लोन रिपेमेंट। मान लो मैंने लोन लिया था पहले, मान लो गवर्नमेंट ने 4 साल के लिए लोन ले रखा था, फिर वो 4 साल बाद उसको चुका रही है, रीपे कर रही है, तो वो क्या है, वो भी नॉन डेब्ट रिकवरी है। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई डेब्ट क्रिएट नहीं हुई है, मतलब हमें किसी को कुछ अब देना नहीं है ना, बट हमारी एसेट कम हो गई है। क्या हो गई है, एसेट अपनी कम हो गई है, ठीक है। और अब मैंने कहा लोन रीपे कर दिया है, तो मेरे पास अब जो है उससे डेब्ट क्रिएट नहीं हुई, मतलब मेरी उधारी नहीं बढ़ी है। ये चीज समझे। अब मैं कह रहा हूँ डेब्ट बोरोइंग, इसका मतलब है कि मेरी उधारी बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ जाएगी, जैसे कि कह रहा है बॉन्ड्स वगैरह। अगर मान लो गवर्नमेंट जो है वो, पहली बात मैं यहाँ पे लोन का भी लिख देता हूँ, अगर लोन लेती है या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह जो है
वो उनमें इन्वेस्ट करती है। अब मैंने कहा इसका मतलब है कि हमने लोन ले लिया या वो बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया तो हमारे पास अब डेब्ट है, हम उधार पे हैं। तो ये समझ रहे हो, डेब्ट बोरोइंग मतलब उधार वाली डेब्ट बोरोइंग खरीद जिससे अपने पे उधार आ गई है, और नॉन डेब्ट रिकवरी जिससे अपने ऊपर जो है उधार नहीं आई है। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट मैंने वर्ड कहा, मैंने कहा लोन का रिपेमेंट कर रहा हूँ, ये सब समझ गए। तो कैपिटल रिसीट्स ही होती है, समझ रहे हो थोड़ी बहुत? अगर नहीं समझ रहे, मैं अभी यही कह रहा हूँ आपको, ज्यादा मत समझो, डोंट वरी, अपन अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको ना। अब मैं थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में शॉर्ट ब्रीफ करता हूँ और फिर डिटेल में पढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए मान लो कि अभी मैंने यहाँ पे कहा था कि मैं बिल्डिंग को बेच दूं, मैं डिसइन्वेस्टमेंट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका रुपए आ जाएंगे, कैपिटल रिसीट्स आ जाएगी। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो मैं कुछ रुपए खर्च करके एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, मैं कुछ रुपयों का एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ, और उससे मैंने हाईवे बना दिया, रेलवे बना दी, मैंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। अब मैंने वो बना दिया, तो मान लो मैंने स्कूल बनाई तो 40 साल 30 साल 20 साल तक चलेगी ना भाई बिल्डिंग। मैंने रेलवे स्टेशन बनाया, चलेगा ना काफी सालों तक। एयरपोर्ट बनाया, काफी साल तक चलेगा ना। तो एक्स्ट्रा खर्च जो ऐसी चीजों पर किया जाए जो काफी लंबे समय तक चलने वाली है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको अपन कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि हाईवे बना दिया, रेलवे बना दिया, या डिफेंस इक्विपमेंट अपन ले रहे हैं, तो ये सब जो है किस में आ गया, अपने पास कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गया। तो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में आपको अभी तक जो समझना था वो ये था कि वो प्राप्तियां, वो रिसीट्स जो कि हर महीने आपको होती रहती है, जैसे टैक्स से हो जाती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से हो जाती है, तो उनको अपन रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। और वो खर्चा, चलो मैं रिसीट्स की बात कर लूँ, और वो रिसीट्स जो कि आपको कभी कभी प्राप्त होती है, आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया या लोन लिया है तो आपको प्राप्त होती है, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। अब मैं अगर खर्चों की बात करूं, इसको पूंजीगत प्राप्तियां भी कहते हैं, कैपिटल रिसीट्स को पूंजीगत प्राप्तियां भी कहते हैं। अब मैं अगर खर्चों की बात करूं तो ऐसा खर्चा जो कि हम हर महीने कर रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, हम जो है वो पब्लिक को मतलब ग्रांट्स दे रहे हैं, कुछ सब्सिडी दे रहे हैं, वो सब मतलब हर महीने जा रहा है, तो वो रेवेन्यू का खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगर अपन कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, तो कभी कभी होने वाला खर्चा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो क्या आपको रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट की जस्ट बेसिक समझ में आ गई है? आई होप कि समझ में आ गई है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब मैं डिटेल में पढ़ा दूं आपको। ये तो बेसिक था, जस्ट आपको इस चैप्टर में समझने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग में पहले घुस जाए और फिर आप समझो, ताकि आपको समझ में आए चीजें, ठीक है? अब मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है, अच्छे से। कोई दिक्कत किसी को? डोंट वरी, मैं अभी सारा समझाऊंगा, है ना। आप जो है अब मेरे पास आए हैं ना समझने के लिए, डोंट वरी, मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपको सारी चीजें समझाकर ही ये क्लास खत्म करूंगा, और ये बता भी दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? अब देखिए मैं कह रहा हूँ कि आर्टिकल 112 जो है वो संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा होगा स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर ए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये आपको पता ही है, तो इसको अपन कहते हैं बजट। तो इतना समझ में आ रहा है। फर्स्ट इंडियन बजट 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश रूल के टाइम पर जेम्स विल्सन ने जो है वो लिखा था, इंट्रोड्यूस किया था। पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को आ चुका था। उसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो 26 नवंबर 1947 को आर के सन्मुख शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ज्यादातर नाम आ जाता है एग्जाम्स में, नाम पूछ लेते हैं स्ट्रेटेजिक के फैक्ट्स के रूप में, कि भाई पहला जो स्वतंत्र भारत का बजट था वो किसने प्रस्तुत किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो मैं कहता हूँ आर के सन्मुख शेट्टी ने। आर के सन्मुख शेट्टी जो है, उन्होंने जो है सबसे पहले जो आजाद भारत का पहला जो बजट था वो प्रस्तुत किया था, इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया वो किसने, मान लो कि एक तो आजाद हो गया था भारत, उसके बाद गणतंत्र होने के बीच में भी 2-3 साल का अपने पास टाइम था, तो आजाद भारत का या फ्री इंडिया का पहला बजट तो किसने पेश किया था, आर के सन्मुख शेट्टी ने। बट मैं अगर पूछूं कि पहले गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो जॉन मथाई ने। जॉन मथाई द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। तो ये भी थोड़ा बहुत दिमाग में रखना कि अगर पूछे कि फ्री इंडिया का सबसे पहले किसने, इंडिपेंडेंट इंडिया का किसने रखा, तो आर के सन्मुख सेठी ने। और अगर पूछा जाए कि रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। मैक्सिमम बजट कह रहा मोरारजी देसाई द्वारा जो है सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया गया, प्रेजेंट किया गया, यूनियन बजट पेश किया गया 10 बार। तो ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो मोरारजी देसाई है। मोरारजी देसाई के नाम सबसे अधिक बार 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। तो नाम ध्यान रखना, मोरारजी देसाई सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले, और सबसे पहला जो है वो किसके द्वारा, आर के सन्मुख शेट्टी के द्वारा। और गणतंत्र भारत का सबसे पहला जो है वो किसके द्वारा, वो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। अब उसके बाद एक कमेटी बनी थी, एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो आप बजट पेश कर रहे हो उसमें रेलवे का बजट और जो जनरल बजट है उसको अलग अलग पेश करो भाई। 1924 में सबसे पहली बार ये कहा गया किसके द्वारा, एकवर्थ कमेटी के द्वारा, कि रेलवे का बजट और जो नॉर्मल बजट है उसको अलग अलग पेश किया जाना चाहिए। एकवर्थ कमेटी के नाम पे हुआ था। तो एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर ये कर दिया गया, मतलब फिर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था लेटर ऑन। तो ध्यान रखना कौन सी कमेटी ने सिफारिश की थी, एकवर्थ कमेटी ने सिफारिश की थी। विवेक डेब्रॉय कमेटी, भाई विवेक डेब्रॉय, ओबरॉय कर देते भाई। विवेक डेब्रॉय कमेटी क्या कर रहा है 2016 में, रिकमेंडेड मर्जिंग द रेलवे बजट बैक इनटू द जनरल बजट।
फिर 2016 में वापस मांग हुई कि जो आप रेलवे बजट को और जो जनरल बजट है उसको अलग अलग पेश कर रहे हो, उसको वापस यार मर्ज करके पेश कर लो, अच्छा नहीं लगता ऐसा ना। रेलवे के लिए तुम अलग से बजट ला रहे हो, फिर तो तुम डिफेंस के लिए अलग से बजट लाओ, है ना। तो ये तो अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए एक साथ ही बजट को तुम पेश करने लग जाओ। तो उन्होंने ये सिफारिश की थी, तो उनका भी थोड़ा नाम ध्यान होना चाहिए, विवेक डेब्रॉय कमेटी का, 2016 में उन्होंने ये कहा था। और रेलवे बजट को वापस आम बजट में मिलाने की सिफारिश उन्होंने की थी, 2017 में लागू हो गया। और अगर आप अभी देखते हैं तो आपको रेलवे बजट और आम बजट दोनों साथ में देखने को मिलते हैं। तो आपको अभी तक इतने फैक्ट्स समझ में आए, क्योंकि यहाँ से कभी कभी स्टैटिक जीके के फैक्ट्स के रूप में क्वेश्चन आ जाता है वन लाइनर, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना। क्या क्लियर है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पे, कोई बड़ी महाभारत नहीं थी, आप में से ज्यादातर लोगों को याद भी होगा। अब हम समझते हैं पूरी महाभारत। महाभारत तो यहाँ से स्टार्ट होती है मेरे भाई, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था वही चीजें अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब आपके दिमाग की बत्तियां खुलने वाली है, तो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए कह रहा है रेवेन्यू बजट क्या होता है। सर इट डील्स विद शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, डे टू डे इनकम की बात कर रहा है, और खर्चों की बात कर रहा है, दैट डू नॉट क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटीज। ध्यान रखना, जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं, चाहे रेवेन्यू रिसीट्स हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, तो इसमें जो है आप पर कोई डेब्ट क्रिएट नहीं होती, है ना, कोई डेब्ट क्रिएट नहीं होती, या फिर आपकी कोई जो एसेट है उसका भी लॉस नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना कि रेवेन्यू जो आपके पास रिसीट्स या एक्सपेंडिचर है, उसमें ना तो कोई डेब्ट क्रिएट होती है, ना तो आपके पास लायबिलिटीज आती है, ना फिर आपको एसेट्स की बात कुछ नुकसान होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि डू नॉट क्रिएट एसेट, कोई एसेट भी नहीं बनती है और लायबिलिटीज भी कम नहीं होती है, मतलब कि आपका जस्ट डे टू डे खर्चा, डे टू डे आपका इनकम जो है वो इसमें राजस्व बजट या रेवेन्यू बजट में रखा जाता है। अब रेवेन्यू बजट की जब हम बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि रेवेन्यू बजट जो है वो डज नॉट क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटीज, तो आपको राइट टिक करना है। अब मान लो यहाँ पे ये कर दे कि रेवेन्यू बजट क्रिएट्स एसेट्स, तो ये गलत हो जाएगा। तो रेवेन्यू बजट जो है वो एसेट क्रिएट नहीं करता और लायबिलिटीज भी कम नहीं करता। इसका थोड़ा समझ में आ रहा है ना, मतलब एसेट क्रिएट नहीं करता मतलब कि आप कोई ऐसा खर्चा नहीं करते जिससे बिल्डिंग बन जाए, जिससे हॉस्पिटल बन जाए, तो आपका कोई एसेट नहीं बन रहा क्योंकि वो कैपिटल में आता है। आप कोई ऐसा लोन का रिपेमेंट वगैरह भी नहीं कर रहे। मान लो लाइबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी, कि अपन को इतना रुपए चुकाना है अभी, यार इतना कर्जा है, कहते हैं ना घर पे कि यार अभी इतना कर्जा, इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी इतनी है ना। तो हमारे पास बहुत सारा कर्जा मान लो इंडिया पे, तो वो जो भी खर्चा है आप रेवेन्यू बजट से नहीं एक्सपेंडिचर करते, रेवेन्यू से खर्च नहीं करते, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई लाइबिलिटीज कम नहीं होने वाली है ना। तो अगर आप कोई खर्च नहीं कर रहे लोन को चुकाने के लिए किसी बजट से, तो इसका मतलब कि आप लाइबिलिटीज कम नहीं कर रहे, आप उधारी कम नहीं कर रहे। लाइबिलिटीज को उस चीज से कनेक्ट करके देखो कि घर पे बहुत कर्जा है और हम उस कर्जे को नहीं चुका रहे किसी बजट से, इसका मतलब कि हम लाइबिलिटीज कम नहीं कर रहे। तो रेवेन्यू बजट वही पार्ट है जहां से कोई लाइबिलिटीज आप कम नहीं करते हो और न ही कोई एसेट बनाते हो, ना ही कोई स्कूल, ना ही कोई बिल्डिंग बना रहे हो। तो ध्यान रखना, रेवेन्यू बजट थोड़ा समझ में आ रहा है, ये एसेट्स और लाइबिलिटीज वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है, क्या मैं आपको समझाने में समर्थ हूँ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई टर्म अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लिया करो ना भाई, अपन बताएंगे ना आपको, कमेंट में पूछा करो, नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर लेंगे, है ना। तो क्या रेवेन्यू बजट समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि रेवेन्यू बजट के दो पार्ट है, एक रेवेन्यू रिसीट्स है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट्स की बात करते हैं, ओके। तो कह रहा है रेगुलर इनकम दैट डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। जब रेवेन्यू बजट में अपन ने बात कर ली कि वो एसेट क्रिएट नहीं करेगा और लायबिलिटीज कम नहीं करेगा, तो सेम वो रेवेन्यू रिसीट्स में और सेम वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी चलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू वर्ड आते ही आप समझ जाना कि कोई एसेट नहीं बनने वाली है और कोई लायबिलिटी कम नहीं होने वाली है, ठीक है। कोई एसेट नहीं बनने वाली है, कोई लायबिलिटी कम नहीं होने वाली है, कोई लायबिलिटी कम नहीं होने वाली है, कोई एसेट नहीं बनने वाली है, ध्यान रखिएगा, समझ गए। तो इसको जब एसेट का नाम आए तो ध्यान रखना, सोचना कि यार बिल्डिंग और हॉस्पिटल बनाना है तो रेवेन्यू से बनाओगे, नहीं बनाओगे, ठीक है यार, हो गया, समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, मैं यार लोन वगैरह है मेरे पे तो मैं चुका दूंगा क्या रेवेन्यू से? नहीं चुकाऊंगा ना जी। तो नहीं चुकाऊंगा तो इसका मतलब कि मेरी लायबिलिटीज कम नहीं होगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप समझ में आया, ओके। तो रेवेन्यू रिसीट्स में मैं कह रहा हूँ कि जो रेगुलर लेवल पर आपके पास इनकम होती रहती है, जिससे आपकी लायबिलिटी कम नहीं होती, लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती और कोई एसेट जो है वो रिड्यूस नहीं होती, उसको अपन कहते हैं कि भाई हाँ, इसका कोई अपन को दिक्कत नहीं हो रही, कोई अपने पास एसेट भी हम नहीं बना, मतलब कोई एसेट कम नहीं हो रही। एसेट कम नहीं हो रही का मतलब ये है कि अपन ने कोई बिल्डिंग बेचकर, या कोई मान लो कोई एजेंसी है या अपनी कोई बड़ी सरकारी भवन था, उसको बेचकर मैं कोई इनकम क्रिएट नहीं कर रहा, है ना। उसको बेचकर मैं कोई इनकम क्रिएट नहीं कर रहा, जैसे अपन कैपिटल में करेंगे। तो ये सब काम किस में होते हैं? कैपिटल रिसीट्स में होते हैं, कि आपने कोई बिल्डिंग बेच दी और उससे आपको इनकम प्राप्त हुई, तो आपने कहा कि मेरे को कैपिटल रिसीट्स हो गई। तो ये काम आप किस में नहीं कर रहे? आप रेवेन्यू रिसीट्स में नहीं कर रहे, इसका मतलब आप एसेट को कम नहीं कर रहे। तो उसमें हम क्या करेंगे? हम बिल्डिंग बेच देंगे, तो हमने एसेट्स को कम कर दिया ना, अपनी संपत्ति थी, अपनी प्रॉपर्टी थी, उसको कम कर दिया ना। तो मैंने कहा वो रिड्यूस एसेट्स आप इसमें नहीं करते हो। और ये यहाँ लिख रहा है कि डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती, मतलब कि अगर आप लोन ले रहे हो, आप क्या कहते हो, लोन लेते हो, जो लोन लेना है वो किस में आता है? कैपिटल रिसीट्स में आता है। तो मैंने कहा कि मैं लोन नहीं ले रहा, इसका मतलब कि लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा, मतलब मैं उधारी नहीं बढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि रेवेन्यू रिसीट्स का ये है कि भाई आप ना तो कोई लोन ले रहे हो, ना कोई बिल्डिंग बेचकर कोई इनकम ले रहे हो, इसका मतलब कि आप एसेट्स को कम नहीं कर रहे हो, आप लायबिलिटी जो है वो बढ़ा नहीं रहे हो, तो वो रेवेन्यू रिसीट्स है। तो इतना समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? आई होप कि अब तो समझ में आ गया होगा, मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूँ। समझ में आया गोलू मोलू?
नहीं समझ में आया? सीता गीता को भी समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ेंगे ना, आ जाएगा समझ में। अपने ही हिसाब से चलेंगे, बट डोंट वरी, है ना। अब मैंने कहा जब मैं रेवेन्यू रिसीट्स की बात कर रहा हूँ, उसमें टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स आती है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स आती है। टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स मैंने कहा कि जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, इनसे अपन को जो इनकम हो रही है, जो रेगुलर लेवल पे होती रहती है। इनकम टैक्स हर महीने आता रहेगा, जीएसटी हर महीने आता रहेगा, हर दिन जीएसटी इकट्ठा होता रहता है। तो ये सब जो टैक्सेस हैं जो कि रेगुलर लेवल पर अपन को इनकम देते हैं, वो रेवेन्यू रिसीट्स के पार्ट होते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करूं तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स। मान लो कि आपने लोन दिया था किसी को, है ना। अगर आपने लोन दे रखा है, अब मैंने कहा कि लोन दे रखा है, इसका मतलब क्या है? आप एक बार ही लोन देते हो तो इसका मतलब किसका पार्ट होगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ये ध्यान रखिएगा, इस चीज से समझना आपको कि अगर आपने लोन दिया है तो ये एक बार ही आप लोन दोगे तो किसका पार्ट होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। बट लोन दिया है तो वो सामने वाला आपको टाइम टाइम पर हर महीने आपको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। अब इंटरेस्ट देगा, हर महीने देगा, तो फ्रीक्वेंट लेवल पर अगर आपको इंटरेस्ट देगा तो किसका पार्ट होगा? वो रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट होगा, क्योंकि हर महीने आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है। तो ऐसा इंटरेस्ट जो हर महीने आएगा वो रिसीट्स का पार्ट होगा। कौन से रिसीट्स का? रेवेन्यू रिसीट्स का। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, अब लोन्स दिया आपने, वो तो एक बार ही दिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। बट अगर लोन, उस लोन का ब्याज आपको हर महीने रिसीव हो रहा है, तो वो आपका किसका पार्ट है? रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है। क्या क्लियर है? दिमाग को खोल के बैठे हो? हाँ। डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स वगैरह की बात करें, आपने इन्वेस्टमेंट किया था, वहां से हर महीने आपका प्रॉफिट आ रहा है गवर्नमेंट का, तो वो भी हर महीने आएगा पीएसयू वगैरह से, तो वो भी आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यूज है। फी और फाइन लगाते हो, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यूज है। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू के मतलब समझ में आया कि किस तरीके से ये रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है, किस तरीके से ये रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है। क्या इतने प्यार से क्यों समझाया आज तक आपको? घर वाले भी नहीं समझाए होंगे ना, है ना। तो मैं समझ रहा हूँ आपको, इसलिए मैं समझा रहा हूँ ना भाई, आपका ध्यान में रख रहा हूँ। तो क्या आपको पहला पार्ट समझ में आया? अब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताता हूँ। देखिए, जैसे मैंने कहा रेवेन्यू रिसीट्स है, हर महीने आपको कुछ कुछ प्राप्त हो रहा है, कुछ कुछ इनकम होती जा रही है, टैक्स से, नॉन टैक्स से, ठीक है। अब राजस्व वे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो हर महीने आपका खर्च होता जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि सैलरी दे रहे हो, आप पेंशन दे रहे हो, आप सब्सिडी दे रहे हो, आप मान लो आपने लोन लिया था, लोन लिया था तो, और लोन एक बार ही लेते हो। अब लोन लिया है मतलब रिसीट हुई है, आपको इनकम आया है ना, कुछ रुपए दिए आपको। लोन लिया मतलब रिसीट हुई है, तो कौन सी रिसीट होगी? एक बार ही लेते हो, कैपिटल रिसीट्स होगी। अभी मैं ऊपर जो समझाया था उसका मतलब समझना दोबारा, क्या होगी? कैपिटल रिसीट्स होगी। लोन एक बार लिया है तो कैपिटल रिसीट्स होगी। अब लोन का मैं हर महीने ब्याज दूंगा। एक तो गवर्नमेंट लोन देती है, लोन देती है का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ा कि लोन देगी तो एक बार देगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और हर महीने लोन का आपके पास इंटरेस्ट आएगा, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा? रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट लोन ले रही है, एक बार लोन लेगी तो कैपिटल का पार्ट होगा। कैपिटल में किसका? लोन ले रही है तो इनकम हो रहा है, तो मैंने कहा रिसीट्स का। तो कैपिटल रिसीट्स का पार्ट है लोन लेना। बट जो लोन आपने लिया है उसका हर महीने आपको इंटरेस्ट देते रहना है थोड़ा थोड़ा, तो वो किसका पार्ट होगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। हर महीने आप इंटरेस्ट दे रहे हो, समझ गए इस चीज को? तो ये जो लोन का जो इंटरेस्ट पेमेंट है, लोन का जो इंटरेस्ट पेमेंट है, वो किसका पार्ट होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ठीक है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके शॉर्ट नोट जरूर बना लेना। इसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे समझ में आएगा, क्योंकि मैं जो चीजें बता रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, वो आपके काम आएगी। तो इसके शॉर्ट नोट जरूर बना लेना। तो ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि लोन देगा, लोन लेगा, तो और उसके जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगे वो उनसे क्या प्राप्त होगा, किसमें आएगा? एक बार लोन दे रहे हैं तो इसका मतलब एक बार दिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में पार्ट आएगा, और उसका इंटरेस्ट हमें हर महीने प्राप्त होगा, तो किस में आ जाएगा? वो रेवेन्यू रिसीट्स में पार्ट आ जाएगा। वो यहाँ पे अपन ने पढ़ा, और उसका उल्टा आपने यहाँ पे पढ़ लिया। समझ में आया? अब मैं कह रहा हूँ नॉर्मल रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट दे डू नॉट क्रिएट एनी फिजिकल एसेट्स। कोई आप एसेट नहीं बना रहे हो, आपने खर्च करके कोई बिल्डिंग, कोई हॉस्पिटल, कोई रेलवे स्टेशन नहीं बनाया, तो कोई बढ़िया कोई एसेट नहीं बनाया आपने। बट आप इंटरेस्ट के पेमेंट्स वगैरह कर रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, तो उसके लिए जो खर्च होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पेंशन दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, पुराने ऋण पर ब्याज का भुगतान कर रहे हो, ये सब अपन ने पढ़ा। तो ये आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आया कि आप हर महीने कुछ ना कुछ खर्च कर रहे हो, बट वो कोई एसेट नहीं बना रहा आपके लिए, है ना। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में अपन कर रहे थे कि बिल्डिंग बना दी, है ना। तो अब मैंने रेवेन्यू पढ़ाते पढ़ाते साथ के साथ आपको कैपिटल वाली चीजें भी समझाई है ना। बट फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। कह रहे कैपिटल में अगर हम पढ़ते हैं कैपिटल बजट क्या होता है, तो मैंने कहा इसमें हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं, जिससे एसेट बनती है। मैंने कहा था ना कि आप खर्च करोगे, आप बिल्डिंग बनाओगे, आप रेलवे स्टेशन बनाओगे, एसेट बना रहे हो, ठीक है। आप लोन जो है वो ले रहे हो, आप लोन क्या करते हो? यहाँ पे लेते हो, लोन वन टाइम ले रहे हो। अब लोन अगर आप ले रहे हो, मान लो आपने लोन लिया है, तो आपके पास लाइबिलिटी बढ़ेगी ना, उधारी बढ़ेगी, है ना। लाइबिलिटी बढ़ेगी। अभी हम पढ़ेंगे, है ना, तो अलग अलग पढ़ेंगे। चलो मैं इसको अभी हटा देता हूँ, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जब अलग अलग पढ़ाऊंगा तभी समझाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे समझ रहे हो, पहले आप इस लाइन को समझ लो कि आप इधर एसेट, आप कह रहे हो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो, दैट इधर क्रिएट एसेट्स, जो या तो एसेट बनाता है और रिड्यूस करता है लाइबिलिटीज को। ये दीर्घकालिक वित्तीय लेन देन से संबंधित है, जो या तो संपत्ति का निर्माण करता है या देनदारियों को कम करता है, मतलब लाइबिलिटीज को कम करता है। अब देखिए कैपिटल एसेट्स की बात करते हैं।
कह रहा है इनकम दैट ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी, डेब्ट बनाता है और रिड्यूस करता है एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसीट्स में मैंने आपको कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे लोन ले रहा हूँ, मैंने कहा इसमें दो तरीके की चीजें आती है। एक होता है लोन, आपने लोन लिया है, यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये रहा मार्केट बोरोइंग्स वगैरह एंड लोन्स वगैरह, जो कि आपने लिए हैं, किससे, आरबीआई से लिए हैं या फॉरेन बॉडीज से लिए, आईएमएफ मान लो या फिर वर्ल्ड बैंक मान लो, वहां से आपने लोन लिया। अब लोन लिया है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, लाइबिलिटीज बढ़ा रहे हो। देखो क्रिएट है लाइबिलिटी, लोन लिया है आपने तो क्या कर रहे हो, आप लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, आप लाइबिलिटी जिम्मेदारी उधारी बढ़ा रहे हो। पहली चीज समझ में आई। अब मैंने कहा कि दूसरी चीज होती है कि आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हो। कैपिटल रिसीट्स में दो तरीके की रिसीट्स होती है अपने पास, एक होती है डेब्ट रिसीट्स, जैसे मैंने लोन लिया, लोन लिया तो मेरे पास क्या हो गया, उधारी चढ़ गई, इसका मतलब कि लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, पहली चीज। दूसरा मैंने कहा कि मैंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लो मैंने एलआईसी जो थी उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया, या मान लो कि मैंने पहले के जो लोन्स थे उनको मैंने रिकवरी कर ली, मान लो किसी गवर्नमेंट को मैंने लोन दे रखा था, मान लो मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को लोन दे रखा है, ठीक है। अब मैं उनसे वापस लोन ले रहा हूँ, तो पहले उन पर लोन था तो हमारे पास था ना कि यार मैंने फलाने आदमी को 2 लाख का लोन दे रखा है, 10 लाख का लोन दे रखा है, 1 करोड़ का लोन दे रखा है, तो हमारे पास संपत्ति थी एक तरीके से। बट अगर मैंने उनसे कह दिया भाई तुम भाई मेरे पैसे वापस दे दे, मेरे को कोई लोन वोन नहीं दिया, पहले हम डिंगे आंकते थे भाई मेरे पास देखो वहां पे लोन दे रखा है, मैंने उधारी दे रखी है, मेरे पास पैसे हैं। बट अगर आपने वो लोन ले लिया वापस, रुपए से वापस ले लिए, तो आपने क्या कर लिया, अपनी लाइबिलिटी क्या कर दी, कम कर दी। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन डेब्ट रिसीट्स रिकवरी ऑफ ओल्ड लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें आपने पब्लिक सेक्टर कंपनीज एलआईसी वगैरह से जो शेयर वगैरह थे उसको आपने बेच दिया, इसका मतलब कि आपने अपनी एसेट कम कर दी। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी आपने एसेट कम किए, और जब आपने ओल्ड लोन्स वगैरह जो पहले किसी गवर्नमेंट को आपने दे रखे थे, किसी एजेंसी को दे रखे थे, वहां से अगर लोन रिकवर कर लिए तो आपने एसेट कम कर दिया, क्या कर दिया, एसेट कम कर दिया। तो थोड़ा इसको ध्यान से दोबारा सुनिएगा, मैं ये कहना चाह रहा था कि एसेट कम कर दिए, कि आपने अगर किसी को पहले कुछ रुपए दे रखे हैं तो आपकी वो एसेट है, बट अगर आपने उससे वो रुपए वापस ले लिए तो आपने अपनी एसेट्स क्या कर दी है, कम कर दी है। अगर आपने उससे वापस रुपए ले लिए तो एसेट कम कर दिया। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और समझा देते हैं। चौथी बार रिपीट कर रहे हैं, वैसे आपको अगर नहीं पता है तो ऊपर से स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैं चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ मेरे भाई। तो इसके लिए इस वीडियो को एक बार लाइक तो कर दें, है ना, सब्सक्राइब भी कर लें अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस अपन लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। और मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ भाई, मेरे लिए इतना आसान नहीं है कंटेंट बनाना, पढ़ाना, सब चीज़ें मैनेज करना, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी। अगेन मतलब बहुत मेहनती वाला काम है, बट करेंगे क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स वैसा आ रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऑल, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल रिसीट्स की। मैंने कहा कैपिटल रिसीट्स, इसका मतलब है कि कभी-कभी आपको कुछ इनकम हो रही है, उसको अपन कैपिटल रिसीट्स में रखते हैं। अब कैपिटल रिसीट्स जो है वो आपकी एक तो लायबिलिटी जो है उसको क्रिएट करती है और रिड्यूस करती है एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब कैसे उसको हम समझते हैं। मैंने कहा कि देखो जब कैपिटल रिसीट्स की बात करते हैं तो डेब्ट रिसीट्स होती है, एक नॉन डेब्ट रिसीट होती है। डेब्ट रिसीट का मतलब है कि आपने क्या कर लिया, लोन ले लिया, मान लो आपने फॉरेन गवर्नमेंट से कहीं से लोन ले लिया। अगर आपने लोन ले लिया इसका मतलब कि आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपने लोन ले लिया तो पहली बात तो उधारी तो बड़ी बड़ी, डेब्ट रिसीट तो ही है क्योंकि उधारी बढ़ी है, डेब्ट मतलब होता है उधार। तो उधारी बढ़ी है आपकी, ऐसा ऐसी प्राप्ति जिससे उधारी बढ़ी है, उधारी उधारी वाली प्राप्ति, डेब्ट रिसीट्स, हिंदी मीडियम समझ लेना। तो डेब्ट रिसीट मतलब उधारी तो बढ़ी बड़ी है, बट आपने एक लायबिलिटी भी अपने ऊपर क्या कर ली, बढ़ा दी। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, पहली डेब्ट रिसीट, मार्केट बोरोइंग्स, बॉन्ड्स या लोन्स अगर आप ले रहे हो, ट्रेजरी बिल्स वगैरह से आपने कुछ उधारी ली है, बॉन्ड से उधारी ली है, या लोन लिया है किसी फॉरेन गवर्नमेंट से, आरबीआई से, तो आपकी डेब्ट रिसीट है, आपने उधारी अपने ऊपर क्रिएट कर ली है। ठीक है, समझ गए पहली चीज। अब दूसरी चीज, तो हमने कहा कि यहाँ पे आपने क्या कर लिया, एक लाइबिलिटी आपने बना ली कि अब भाई मेरे को ये मैंने जो उधार लिया है वो मेरे को वापस चुकाना भी है, तो एक लाइबिलिटी आपके पास बन गई है। तो पहली चीज हमने कहा था कि क्रिएट करता है एक लाइबिलिटी को, तो पहली चीज हमने लाइबिलिटी क्रिएट कर ली। सेकंड चीज हम कह रहे हैं रिड्यूस करता है एसेट्स को, तो रिड्यूस करने वाला एसेट्स को कौन सा है, नॉन डेब्ट रिसीट्स। जैसे कि मान लो मेरे पास बिल्डिंग थी, मेरे पास कोई कंपनी है, मेरे पास कुछ भी है, मान लो गवर्नमेंट के पास, उसको अगर गवर्नमेंट जो है दूसरे प्राइवेट सेक्टर में दे रही है ना, डिसइन्वेस्ट कर रही है कि ठीक है हमारे पास 100% शेयर है, अब 80% जो है वो हमारे पास रहेगा, 20% प्राइवेट के पास रहेगा। ये मान लो कि हमने पूरी तरीके से ही दे दिया है प्राइवेट सेक्टर को, तो हमने डिसइन्वेस्ट कर दिया, तो हमारे पास पैसा तो आ रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, इसका मतलब प्राप्ति हो रही है, रिसीट्स हो रही है, पैसा तो आ रहा है, बट हमारी एसेट चली गई ना भाई, हमारी को कंपनी थी तो उस पर कंट्रोल ही चला गया पूरा। तो अगर हमारे पास पैसा आ रहा है इसका मतलब रिसीट्स तो है, वो कैपिटल रिसीट्स है, एक बार आएगा पैसा, हमने बिल्डिंग बेची, हमने एलआईसी बेची, हमने कुछ भी किया, एक बार पैसा आएगा, कैपिटल रिसीट्स तो है, बट उससे हमारे पास क्या हो गया, हमारी एसेट चली गई ना, हमारी बहुत कीमती एसेट थी इतने सालों से, वो चली गई। तो नॉन डेब्ट रिसीट जो है वो एसेट को कम करती है, और इनकम तो बढ़ा रही है, कैपिटल रिसीट तो ला रही है, बट एसेट को क्या करती है, कम करती है। और डेब्ट रिसीट जो है वो क्या करती है, हमने उधार लिया है, लोन लिया है, हमने बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स लिए हैं, तो हमारे ऊपर क्या हो गया, कर्जा हो गया, मतलब लायबिलिटी बढ़ गई। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि जो कैपिटल रिसीट्स है वो जो क्या करती है, वो लायबिलिटी बढ़ाती है और एसेट को कम करती है। तो कैपिटल रिसीट्स अब तो समझ में आ गया होगा, आई होप कि अब समझ में आ गया है, वरना भाई कहोगे कि कितना बताओगे सर जी, अब पूरी जन्म का भी याद करोगे क्या। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको क्लास में ही मैं याद करवा देता हूँ चीजें, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की।
हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट। मान लो जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं बात कर रहा था कि बिल्डिंग बनाने की बात कर रहा था। अभी मैं पहले तो मैंने रिसीट्स में बताया कि मैं बिल्डिंग बेच रहा हूँ, कुछ बेच रहा हूँ, डिसइन्वेस्ट कर रहा हूँ। डिसइन्वेस्ट कर रहा हूँ, रिसीट हो रही है, इनकम आ रही है, मैंने कहा कैपिटल रिसीट्स। बट डिसइन्वेस्ट करने से एसेट्स क्या हो रही है? कम हो रही है। अब एक्सपेंडिचर में हम क्या करते हैं कि हम इन्वेस्ट करते हैं चीज़ों को। इन्वेस्ट करते हैं, कोई बिल्डिंग बना रहा है, रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो इस बार एसेट बन रही है। क्या बन रही है? इस बार एसेट हमारे पास बन रही है ना? इस बार हमारे पास एसेट बन रही है और खर्च हो रहा है क्योंकि हम कुछ बना रहे हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक टाइम का एक्सपेंडिचर है, कुछ बनाएंगे, कुछ ऐसी चीज जो कई सालों तक चलने वाली है। एक टाइम का एक्सपेंडिचर है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, समझ में आ गया। आप खर्च कर रहे हो, कुछ बना रहे हो बिल्डिंग वगैरह, तो वो क्या है? एसेट बन रही है, तो हमारे पास एसेट बनती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट हमारे पास बनती है, ध्यान रखिएगा, ये समझ में आ रही चीज है। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो कहीं पे, या फिर एसेट्स जो है वो क्रिएट कर रहे हो, फाइनेंशियल लायबिलिटीज कम कर रहे हो, ये सब आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने हाईवे बनाया, रेलवे बनाया, स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, या फिर डिफेंस इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह मैं खरीद रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ। अब मैं मशीनरी या इक्विपमेंट वगैरह मैंने खरीदी, तो ये मेरी क्या कर रही है? मतलब मेरे पास एसेट के रूप में आ रही है। मतलब अगर आपके दूसरी कंट्री के हिसाब से देखोगे कि मेरे पास क्या है? इक्विपमेंट है, डिफेंस की बहुत बड़ी मशीनरी है, तो हमारे पास इसका मतलब क्या है? एसेट है हमारे पास। ऐसी चीज है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है उतनी, तो हमारे पास ये भी एसेट है। तो मैंने कहा कि एसेट का निर्माण करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको ये क्या इतना समझ में आया कि एसेट क्रिएशन होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर से? ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? सेकंड चीज क्या होता है इसमें, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है रीपेमेंट ऑफ लोन्स। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लोन वाला सेक्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको याद नहीं हुआ है, मैंने अभी ऊपर समझा के आया था कि रीपेमेंट ऑफ लोन्स का मतलब क्या है कि अपन कोई लोन पहले ले रखे थे, अब लोन एक टाइम लेते हो तो वो किसका पार्ट होता है? भाई लोन आपने लिया किसका पार्ट होता है? कैपिटल रिसीट्स का। बट अगर आप लोन रीपे कर रहे हो, आपने लोन रीपे कर दिया, तो आपकी जो उधारी थी, जो लाइबिलिटी थी, वो क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। आपकी उधारी या लाइबिलिटी क्या थी? रिड्यूस हो गई, रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया। अब आपने लोन क्या कर दिया? चुका दिया। तो आपने एक टाइम ही चुकाओगे लोन को, तो मैंने कहा किसमें आएगा? खर्च में आएगा। कौन सा खर्च? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि एक टाइम का है। क्या इतना समझ में आया? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा रीपेमेंट ऑफ लोन्स। अब मैं आपको कहूँ कि लोन से, मान लो आपने लोन लिया है कोई, अब इसको भूल जाओ। मान लो आपने कोई लोन लिया है और उससे आपको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, इंटरेस्ट सॉरी आपको देना पड़ रहा है हर महीने, वो किस में आएगा? मैंने खर्च में आएगा। और हर महीने आप खर्च करोगे तो किस में आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। अच्छा ठीक है, मान लो मैंने दिया है किसी गवर्नमेंट को, किसी गवर्नमेंट को लोन दिया है, तो वहां से मेरे पास हर महीने मेरे पास इंटरेस्ट आएगा ना भाई। मैंने किसी को लोन दिया, उधार दिया, तो मेरे को हर महीने इंटरेस्ट देगा। अब इंटरेस्ट वो हर महीने मेरे को देगा, तो किसका पार्ट होगा? अच्छा हर महीने देगा, तो सर रेवेन्यू में आएगा। अब आ रहा है हमारे पास पैसा, तो मैं कहा रिसीट्स में आएगा, तो रेवेन्यू रिसीट्स में आएगा। तो लोन के इंटरेस्ट पेमेंट्स का समझ में आ रहा है, और लोन का समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ, कुछ कुछ क्या, हर कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये अपने पास था रेवेन्यू और कैपिटल का पूरा बजट, जो कि अपन को समझना था। अब हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, ये मैं पढ़ाऊंगा, नॉर्मल चीजें हैं। उससे पहले अपन पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज, जो कि ये टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट, जो कि सबसे कंफ्यूजिंग है। और कोई भी एग्जाम जब आप एसएससी को उठाओगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें इससे क्वेश्चन नहीं आए हो। बजट डेफिसिट्स काफी पूछा जाता है, तो प्लीज अब कुछ और ज्यादा फोकस करना, और ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि मैंने पहले वाली चीजें काफी बार रिपीट की, क्योंकि वो बेसिक्स था। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, प्लीज, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से अब इसको देखना, ठीक है? देखिए, बाकी आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? क्योंकि मैं घर आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू रहता है कि मेरे को टेबलेट से शूट करना पड़ता है, जो कि मेरी हैबिट नहीं है। तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, बट अगर फिर भी कोई वॉइस में ऊपर नीचे हो, तो प्लीज थोड़ा देख लेना। टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट्स की हम बात करते हैं। मैंने कहा कि एक रेवेन्यू डेफिसिट होता है, राजस्व घाटा होता है, एक राजकोषीय घाटा होता है, तो वो एक बजट घाटा होता है। ये सब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है? बोर तो नहीं हो रहे? किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? अगर आपको ऐसा लगे कभी कि हमारी क्लासेस में बोरियत हो रही है, कुछ हो रही है, तो आप मेरे को बताइएगा, मैं उसके लिए भी सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, है ना? मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं रुक जाऊँ किसी चीज पे, मैं हमेशा इवोल्व करना चाहता हूँ चीजों में। तो आपका जो भी रिव्यू जाए, आपको जो भी चीज अच्छी लगे, खराब लगे, आप प्लीज मेरे को कमेंट में बता दिया करिए। अगर आपको बोरियत होती है, तो हम उसके लिए भी सोल्यूशन लाएंगे, है ना? तो फिर सीखेंगे आपके लिए, बंगाली सीखेंगे, बिहारी सीखेंगे, है ना जी? तो कोई दिक्कत नहीं आने देंगे जी, है ना? बिहार वाले कितने लोग हैं भाई? वैसे मेरे को बिहार वाले काफी लोग पसंद है, क्योंकि बहुत अच्छे लोग होते हैं, मतलब दिल के सच्चे लोग होते हैं, जो सच में अगर उनको कहीं से कुछ प्राप्त होता है, कुछ ज्ञान सीखने को मिलता है, कुछ अच्छा देखने को मिलता है, तो उसको क्रेडिट देते हैं, उसको मतलब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ गुरुजी हैं। मतलब काफी अच्छा लगता है यार, उनका वो प्यार, वो विश्वास देखकर जो बिहार के लोगों से आता है। तो बिहार के लोग सच में मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, इवेंचुअली अगर मैं बताऊं, क्योंकि मेरे से ज्यादातर जो लोग जुड़े हैं वो बिहार के भी है। मतलब मैं जब लोगों को देखता हूँ कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बिहार का, तो भाई बिहार का एक अलग रुतबा है, मैं मानता हूँ। यूपीएससी एग्जाम्स में है ये, साथ में ये मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोगों के पास जो एक्सेप्टेंस है, कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि अगर उन्होंने किसी से सीखा है, तो ग्रीट करेंगे कि सर थैंक यू, आपने हमें ये सिखाया, थैंक यू उसके लिए। बाकी लोगों के पास ये करेज नहीं होता कि वो सामने से गुजरते हैं, उसको अगर सामने वाला बंदा दिख रहा है, तो उसको बोले कि थैंक यू, या आपने बहुत अच्छा किया, या मेरे को उस टाइम आपने हेल्प की, ऐसा नहीं बोल पाते हैं। इसके लिए भी करेज चाहिए होता है कि आपको अगर किसी ने हेल्प किया और आप उसको थैंक यू बोल पाए। तो अगेन मतलब बिहार वाले लोगों के लिए काफी अच्छा है मेरे हार्ट में।
स्पेस, ओके, कुछ और नहीं है। हाँ, तो मैंने बात करी बजट डेफिसिट्स की, मैंने कहा रेवेन्यू डेफिसिट होता है। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे फिस्कल डेफिसिट के बारे में, फिर प्राइमरी डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे, और इसी बीच में आपको बजट डेफिसिट भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए डेफिसिट घाटा क्या होता है। घाटा ये होता है कि मान लो आज घर में मान लो कि मैं मेरी सैलरी आ रही है मान लो 50,000 रुपए, है ना। 50,000 सैलरी आ रही है और मान लो मेरा खर्च हो रहा है 40,000 का, तो इसका मतलब मेरे को 10,000 का फायदा हो रहा है। बट अगर मैं कह रहा हूँ 50,000 की सैलरी आ रही है बट मेरे को खर्चा हो रहा है 60,000 का, तो मेरे पास 10,000 का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो 50,000 कमा रहा हूँ, 60,000 खर्च कर रहा हूँ, तो घाटा घाटा हो रहा है ना भाई। 10,000 का तो मेरे को नुकसान हो रहा है जी। क्या खा लूंगा, क्या पढ़ लूंगा, कैसे बच्चों का मैं पालूंगा पोसूंगा भाई, इतना खर्चा हो रहा है। कितना, 60,000 का, 10,000 का घाटा लग गया, तो वो होता है घाटा। तो घाटा समझ में आ रहा है, डेफिसिट समझ में आ रहा है। अब मैंने कहा घाटा भी अलग अलग तरीके का होता है, कि मान लो कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि लोन्स ले रहा हूँ। मैंने कहा लोन ले लिया, तो मान लो मैंने 50,000 खर्च किया था, और मेरे को 60,000, सॉरी 50,000 मेरी इनकम थी, 60,000 मैंने खर्च कर दिया, बट मैंने 10,000 का किसी से उधार ले लिया। अब 10,000 का मैंने उधार लेके इसको क्या कर दिया, 50 के बना दिया ना, फिर इसको 50 के बना दिया, तो मैंने कहा घाटा कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि मैंने क्या ले लिया था, लोन ले लिया था, उधारी ले ली थी। तो इसके लिए अपन एक वर्ड लाएंगे, फिजिकल डेफिसिट। इसीलिए अपन फिजिकल डेफिसिट निकालते हैं, राजकोषीय घाटा निकालते हैं, क्योंकि अपन लोन लेकर या उधारी लेकर जो घाटा होता है उसको इक्वल कर देते हैं। तो उसको अपन ये तो जानना जरूरी है ना कि हमने उधारी कितनी ली थी, और उस उधारी को कंट्रोल करने के लिए कितना अपन को मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो घाटा समझ में आ रहा है कि सबसे पहले घाटा होता क्या है। देखिए रेवेन्यू डिफिसिट की बात करते हैं। अब रेवेन्यू बढ़ा गया तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। कि रेवेन्यू में जो आपने एक्सपेंडिचर किया, खर्च किया, और जितना आपको रेवेन्यू हुआ था, जितनी इनकम हुई थी, उनका जो डिफरेंस होगा वो आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट होगा। तो ये तो आपको बेसिकली समझ में आ गया रेवेन्यू वर्ड देखते ही कि रेवेन्यू डेफिसिट पूछा है। अच्छा ओके बेटा जी, तो भी बताता हूँ। रेवेन्यू डेफिसिट बराबर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो कि हम हर महीने करते हैं, पेंशन पे, सब्सिडी पे, याद आ रहा है कुछ कुछ, ग्रांट्स पे या फिर पेंशन पे, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू पर पढ़ के आए थे ना, कि जीएसटी से, कस्टम से, वेट से आपको जो भी टैक्सेस प्राप्त हो रहे हैं, टैक्स वाली इनकम हो रही है, प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होते हैं, वो सब जो है रेवेन्यू रिसीट्स होती है। तो ये आपने पढ़ा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स बराबर रेवेन्यू डेफिसिट। अब आती है बात, तो ये तो आपको पता है कि राजस्व व्यय जब राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा होगा तभी हमें घाटा होगा। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, फॉर हिंदी मीडियम मैंने लिख दिया। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा था कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल, अगर मैं बात करूं, कहाँ गया ये रहा। मैं बात करूं टोटल एक्सपेंडिचर मेरे को जितना हुआ माइनस टोटल रिसीट्स जो है, वो हमारे पास होता है बजट घाटा। क्या होता है, बजट डेफिसिट। बजट का मैं टोटल अगर निकालूं कि भाई टोटल मेरा कितना खर्च हुआ था और कितनी प्राप्ति हो गई, तो बजट मेरे पास क्या आ जाएगा, घाटा आ जाएगा। और ये मान के चलिए हमेशा घाटा ही होता है, फायदा कभी नहीं होता है, क्योंकि आप इकोनॉमी में रहते हो तो बहुत सारा खर्च ही ज्यादा होता है, इनकम कम होती है। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स बराबर होता है बजट डेफिसिट। अब मैंने कहा गवर्नमेंट करती क्या है कि जितना घाटा हो रहा है उसको क्या करती है कि वो उधार ले लेती है, लोन ले लेती है, और लोन से उसको बैलेंस कर देती है। तो जो घाटा है वो अल्टीमेटली आप जीरो पर ले आते हो। तो मैंने कहा इसलिए हमें पता नहीं चलता कि अच्छा हमने, मतलब हमारे पास एक्चुअल में कितना है उधार पे, हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो उधार ही तो क्या हो गया, हमारा घाटा हो गया। हमने जितना उधार लेकर इसको बैलेंस किया है वही तो हमारा घाटा हो गया ना। तो भाई टोटल जितना खर्च था और जितनी इनकम थी, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। तो मैंने कहा वही बजट डेफिसिट है, और बजट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट लोन लेकर उसको कंट्रोल कर देती है। अब जितना लोन लिया वही तो हमारा क्या हो गया, घाटा हो गया। उतना ही तो उधार उधार जितना हमने लिया था, जितना घाटा था, तो जितना उधार हमने लिया वही घाटा है। तो हमने कहा कि उस अमाउंट को कैसे निकालेंगे जितना उधार लिया था। तो इसलिए हम एक नया टर्म लेकर आए, फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। अब इसको कैसे निकालते हैं, देखिए। तो इसमें मैंने कहा कि राजकोषीय घाटे की जब आप बात करते हो, इसको ध्यान से देखना। तो मैं कहता हूँ कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ माइनस टोटल रिसीट्स, ठीक है, माइनस टोटल रिसीट्स। अब टोटल रिसीट्स तो आप ले रहे हो, पर इसमें नॉन डेप्ट रिसीट्स दे रहे हो। अब इसको मतलब मैं समझाता हूँ आपको, 1 मिनट आप मेरे को ब्रेक दीजिए, हाँ, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना जरूरी है, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। तो मैंने कहा टोटल एक्सपेंडिचर, अच्छा टोटल कितना खर्च किया है, उसमें से मैं क्या घटा देता हूँ, रेवेन्यू रिसीट्स घटा देता हूँ। ओके, फिर मैं उसमें से क्या घटा देता हूँ, कैपिटल रिसीट्स भी घटा देता हूँ। अब मैंने कहा रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स अगर मैंने दोनों घटा दी, तो मेरे पास तो वो बजट घटा आ जाएगा जो मैंने ऊपर पढ़ा था, और उससे मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि उधार कितना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, किसको हटाता हूँ, मैं कैपिटल रिसीट्स को हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, इसका मतलब नहीं समझ में आया। देखो जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना, जब मैं आपको कैपिटल रिसीट्स पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक डेप्ट क्रिएटिंग रिसीट्स और एक नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसीट्स, दोनों पढ़ाई थी, याद आ रहा कुछ कुछ। डेप्ट क्रिएटिंग रिसीट्स क्या थी, जिसमें हमें उधारी चढ़ रही है ना, हमने लोन ले लिया है। एक नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसीट्स की मैं कुछ बेच रहा हूँ, मान लो मैंने कोई बिल्डिंग बेची है वगैरह, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसीट्स दो थी।
तो मैं जब कह रहा हूँ कि मेरे को यही निकालना है कि उधार पे मैंने जो मैं ऊपर अभी यहाँ पे समझा रहा था आपको कि आपको पता नहीं चलता कि आपने उधार कितना लिया है और जितना घाटा हुआ है उतना ही तो आपने उधार दिया होगा बैलेंस करने के लिए। तो मैं अगर उसको निकालना चाह रहा हूँ तो मैं डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट्स को यहाँ पे ना घटाऊं ना, तभी तो मेरे पास आ जाएगा कि टोटल खर्च में से अगर मैं रेवेन्यू रिसीट्स घटा दूं और कैपिटल रिसीट्स में से वो वाली रिसीट घटा दूं जो कि डेब्ट क्रिएटिंग नहीं है, मतलब कि नॉन डेब्ट क्रिएटिंग है, तो मेरे पास यहाँ से घटाने पर वो उधार आ जाएगा ना जो मैंने लिया। तो बेसिकली अपने पास कितना उधार है वो यहाँ से आ जाएगा, इसका मतलब कि हमारे पास कितना घाटा चल रहा है वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, जो कि हमें बजट नहीं बता रहा था, क्योंकि अपने लोन से क्या कर देती है गवर्नमेंट, उसको मैनेज कर देती है। तो हमने कहा कि अच्छा कितना उधार लेती है गवर्नमेंट, कितना लोन लेती है, वही अपन निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालें, तो मैंने कहा टोटल एक्सपेंडिचर में से मैं रेवेन्यू रिसीट्स को घटा दूं और कैपिटल रिसीट्स की उन रिसीट्स को घटा दूं कि जो जो लोन वाली नहीं है, जो बिना लोन वाली है। तो मैंने कहा अच्छा मैं नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट्स को घटा देता हूं। तो मैंने कहा यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा, टोटल घाटा कितना हुआ है या उधार वाला जो लेवल था कितना है वो हमें पता चल जाएगा। क्या समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा कि पहले अगर आपको इतना समझ में आया तो एक चीज और समझ लो कि इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस माइनस मैं कह देता हूँ यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स माइनस इसमें मैं कह देता हूँ कि डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट्स। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। बेसिकली मैंने यहाँ क्या किया था, यहाँ पे मैंने नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट लिखा था। तो कैपिटल रिसीट का टोटल होता है नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट्स प्लस डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट्स। अब मैंने कहा कि जब सीआर बराबर होता है आपके पास, कैपिटल रिसीट बराबर होती है डेब्ट क्रिएटिंग प्लस नॉन डेब्ट क्रिएटिंग, अगर ये होता है तो मैंने कहा नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट निकालने के लिए मैं सीआर में से डेब्ट क्रिएटिंग घटा दूंगा। वही मैंने यहाँ पे किया कि नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट्स किस गए, मैंने सीआर माइनस डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट लिख दिया। तो ये समझ में आया कि मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ। एक ही चीज को कई तरीके से लिखा जा सकता है। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अपन यहाँ से ये निकाल रहे हैं कि उधार कितना है गवर्नमेंट पर। मैं दोबारा समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। एक बार और समझाऊंगा, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि जब हम बजट की बात करते हैं तो टोटल मैं एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स की जब बात करता हूँ तो यहाँ से मैं मेरे पास आता है बजट डेफिसिट, क्या आता है, बजट घटाता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिसिट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है कि मान लो कि आपका 50,000 का इनकम है और 60,000 आप खर्च कर रहे हो, तो खर्च कर रहे हो तो यहाँ पे घाटा हो रहा है 10,000 का, इसको मैनेज करने के लिए 10,000 का लोन ले लेती है। अब मैंने लोन लेकर इस बजट घाटे को जीरो पर ले आती है। तो मैंने कहा इससे हमें पता नहीं चल रहा कि उधारी कितनी ली गई है। तो मैंने कहा इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया टर्म लाता हूँ फिजिकल डेफिसिट का, और उसमें मैं कहता हूँ कि अच्छा ठीक है, अब मैं उसमें कहता हूँ कि ठीक है मैं ये निकाल लेता हूँ कि उधार कितना लिया था। तो उधार कितना लिया था निकालने के लिए मैं कहता हूँ टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स में करता हूँ। और टोटल रिसीट्स क्या होती है, रिसीट्स में क्या था, कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट्स। तो मैं क्या रेवेन्यू रिसीट्स यहाँ पे रख देता हूँ प्लस कैपिटल रिसीट्स में वो वाली रिसीट लेता हूँ जो कि डेब्ट क्रिएटिंग है, क्या, सॉरी नॉन डेब्ट क्रिएटिंग है, क्योंकि हम डेब्ट क्रिएटिंग से नहीं तो निकाल रहे हैं। तो सीआर नॉन डेब्ट क्रिएटिंग जो होती है उसको अपन यहाँ पे लेते हैं। समझ रहे हो, यहाँ से मैंने डेब्ट क्रिएटिंग वाला मेरे पास पोर्शन आ जाएगा कि मैंने कितना उधार लिया था। तो क्या इतना समझ में आ रहा है कि राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत आ रही है? अच्छा आपको ये मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे आइए, वापस यहाँ पे आइए। आपको ये समझ में नहीं आ रहा डेब्ट क्रिएटिंग नॉन डेब्ट क्रिएटिंग क्या है, तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको। हाँ, ये देखो, ये कैपिटल रिसीट्स हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने कहा एक डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट्स होती है, एक नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट्स होती है। इसमें हम डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बेच रहे हैं, एलआईसी में डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सब हमारा आता है, जिससे हम अपने क्या होता है कि उधारी नहीं चढ़ती। अपने पास पैसा तो आता है, रिसीट्स तो आती है, बट उधारी नहीं चढ़ती है। पढ़ी थी ना नॉन डेब्ट रिसीट्स। एक मैंने कहा था डेब्ट रिसीट्स होती है कि हम लोन ले रहे हैं, बोरिंग्स ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, वो सब आता है डेब्ट रिसीट्स में। मतलब इनकम हो रही है बट हमारे पास क्या हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो वो अपने पढ़ रहा था डेब्ट रिसीट्स में। तो मैं कह रहा हूँ कि जब मेरे को घाटा निकालना है, राजकोषीय घाटा निकालना है, तो मैं जब टोटल एक्सपेंडिचर में से मैं रेवेन्यू रिसीट्स घटा देता हूँ प्लस कैपिटल रिसीट्स वही वाले घटाता हूँ तो नॉन डेब्ट क्रिएटिंग है। मैं डेब्ट क्रिएटिंग वाले नहीं घटाता, मैं उधार वाले नहीं घटाता, केवल नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट्स वाले घटाता हूँ, ये वाले नहीं घटाता, ये वाले नहीं घटाता, केवल ये घटाता हूँ। तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास फिजिकल डेफिसिट आ जाता है। तो क्या आपको अब समझ में आ रहा है कि नॉन डेब्ट क्रिएटिंग सीआर, नॉन डेब्ट क्रिएटिंग सीआर, क्या आप समझ में आ गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने यहाँ पे आपको बढ़िया से समझा दिया है कि अपन को क्या करना है। आप अगर समझ में नहीं आ रहा तो रट लो इस चीज को कि अपन टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स घटाएंगे प्लस नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स घटाएंगे। कैपिटल रिसीट्स में से डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट्स नहीं घटाएंगे, केवल नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट्स घटाएंगे। तो फिजिकल डेफिसिट बराबर कुल खर्च माइनस माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां, बट वो वाली पूंजीगत प्राप्तियां जो कि हमारे ऊपर ऋण जो है ना चढ़ाए, जो कि हमारे पास नॉन डेब्ट रिसीट्स हो, जो कि ऋण ना चढ़ाए, जो कि गैर ऋण प्राप्तियां हो, क्या हो, जो कि गैर ऋण प्राप्तियां हो। तो क्या हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत है, कुल खर्च माइनस यहाँ पे राजस्व प्राप्तियां, कुल खर्च माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण प्राप्तियां, गैर ऋण प्राप्तियां। क्या आप समझ में आ गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा फिजिकल डेफिसिट वाला। आई होप कि समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना कमेंट में, मैं आपको फिर रिपीट कर दूंगा। मे भी हो सकता है कि समझ में आ गया आपको और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टाइम जा रहा है अपना, है ना। तो आप मेरे को बता दीजिएगा नहीं समझ में आया हो तो। अब अपन चलते हैं प्राइमरी डेफिसिट पे। देखिए आपने फिजिकल डेफिसिट निकाल लिया, तो फिजिकल डेफिसिट ये जो राजकोषीय घाटा है उसमें से ब्याज, अच्छा कलर चेंज करना पड़ेगा, मान लो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है okay। तो मैं कह रहा हूँ कि आपने राजकोषीय घाटा निकाल लिया, उसमें से अगर ब्याज भुगतानों को घटा दो तो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास प्राइमरी डेफिसिट मेरे को निकालना है तो फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। कि मतलब आपके पास जो घाटा था, जो आपने लोन लिया था, उस लोन का आप क्या कर रहे हो, आप ब्याज भी तो दे रहे हो, इंटरेस्ट भी तो चुका रहे हो। मैंने कहा ना अभी कि अपन डेब्ट क्रिएटिंग जो लोन वाली रिसीट्स थे कैपिटल की वो नहीं घटा रहे थे, वो अपन रख रहे थे, केवल नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट्स ही घटा रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा आप जो डेब्ट वाली रख रहे हो ना लोन वाली, उस लोन का आप इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करते हो। अगर मैं उस इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दूं, केवल लोन को नहीं घटा रहा बट इंटरेस्ट पेमेंट को अगर मैं घटा दूं तो हमारे पास फिजिकल क्या आ जाता है, प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। तो मैंने इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दिया फिजिकल डेफिसिट में से, तो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट आ गया, प्राइमरी घाटा आ गया कि ये हमारे पास इतना उधार वाला घाटा है, ये हमारे पास एक्चुअल घाटा आ गया है, एक मैं कहता हूँ और ज्यादा आपके पास डीप लेवल वाला घाटा आ गया। तो ये होता है प्राइमरी डेफिसिट। क्या आपको समझ में आया? तो ये आप इतना ध्यान रखिएगा, मैं आपको वापस रिपीट करा दूंगा कल एक बार ताकि दिमाग में रहे चीजें, बट उससे पहले कुछ बेसिक चीजें वो भी ध्यान में होनी चाहिए। देखिए भारत की निधियां कुछ, भारत में फंड कहाँ कहाँ इकट्ठा है, किस किस तरीके से हम रुपए निकालते हैं। तो मैंने कहा एक होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है पब्लिक अकाउंट्स, एक होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। मैंने पढ़ाया था पॉलिटी में, आपको याद है, बहुत अच्छे से समझाया भी था। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए आपको एक बिल लाना पड़ता है, एप्रोप्रिएशन बिल। कि मान लो आपको कुछ भी खर्च करना है तो आपको पहले संसद में, पार्लियामेंट में एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ेगा, विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा कि भाई हम इतना पैसा निकालना चाह रहे हैं इस स्कीम के लिए और हमें यहाँ पे खर्च करना है। फिर पार्लियामेंट में बिल पास होता है और फिर आप वहां से इस कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल पाते हो। जितने भी खर्च होते हैं वो सारे यहीं से होते हैं ज्यादातर, वो पार्लियामेंट की परमिशन इसके लिए जरूरी होती है, ध्यान रखना इस चीज का। ओल्ड जो टैक्सेस हैं वो यहाँ से जाते हैं और स्पेंडिंग जो होती है वो पार्लियामेंट की परमिशन से होती है। तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया संचित निधि, भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 एक में अपन पढ़ के आए हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसका अनुच्छेद भी पता होना चाहिए। फिर मैंने कहा पब्लिक अकाउंट्स होते हैं जिसमें कि मान लो कि आपकी जो फ्रीक्वेंट जो पेमेंट्स होती है जो पब्लिक से आती है, जैसे पीएफ का पैसा है, या फिर मान लो स्मॉल सेविंग्स स्कीम चला रखी है गवर्नमेंट ने, कई स्कीम चला रखी है, उनका जो पैसा है, तो वो पैसा जो है वो एज ए केयर टेकर गवर्नमेंट उसका ध्यान रखती है। पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक का पैसा है, उसमें से पैसा नहीं निकाला जाता गवर्नमेंट के द्वारा, वो पब्लिक का पैसा है। पब्लिक के पैसे में जो अलग अलग स्कीम्स में जो सेविंग्स से पैसा आता है अकाउंट्स में, वो सारा पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है, ठीक है। तीसरा होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कि मान लो कुछ इमरजेंसी हो गई है, कोई आपदा आ गई है, कोई ट्रेजेडी हो गई है मतलब इंडिया में, और अचानक से पैसा निकालना है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप पार्लियामेंट की परमिशन ले पाए, आप जो है एप्रोप्रिएशन बिल ला पाए और फिर पास करा के फिर खर्च कर पाए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप जो है कॉन्टीजेंसी फंड से पैसा निकालते हो और खर्च करते हो, तो वो होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया या आकस्मिकता निधि, जो कि 267 एक में आता है। तो तीनों फंड आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें हैं कि बजट से रिलेटेड वो आपको समझनी है। सबसे पहले आप बजट पेश करते हो, फाइनेंस मिनिस्टर जो है प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी। तो मैं कह रहा हूँ कि मान लो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट पेश करते हैं पार्लियामेंट में और फिर उस पर डिस्कशन वगैरह होते हैं, ये तो आपको पता ही है किस तरीके का डिस्कशन होता है, किस लेवल का होता है ना, लड़ाइयाँ होती है। फिर मैं कह रहा हूँ कमेटी स्क्रूटनी करती है, 3-4 वीक तक जो है उसको देखा जाता है, बजट को, उसकी जांच पड़ताल की जाती है। फिर वोट ऑन डिमांड होता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो है वो अपनी डिमांड रखती है कि भाई हमें अपनी मिनिस्ट्री के लिए इतना खर्चा चाहिए, इतना रुपया चाहिए वगैरह वगैरह। वो सब वहाँ पे वोट ऑन डिमांड्स होती है कि भाई हर मिनिस्ट्री को कितना रुपया चाहिए। फिर ये मांग पर मतदान, थोड़ा समझ लेना मैंने जो बताया। फिर मैंने कहा कि अच्छा इतना पैसा चाहिए तो एप्रोप्रिएशन बिल ले आओ, एप्रोप्रिएशन बिल पास कराओ पार्लियामेंट में और उतना आप पैसा ले जाओ, फिर उसको खर्च कर लो। तो एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में समझ गए कि डिस्कशन होता है, फिर आप डिमांड रखते हो, वोट ऑन डिमांड रखते हो, फिर उस पर एप्रोप्रिएशन बिल आता है। फिर आप वहां से क्या करते हो, जैसे वित्त विधेयक की बात करूँ तो टैक्स प्रपोजल्स और गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह का देखा जाता है, अप्रूव किया जाता है, ये सब बेसिक है, आप पढ़ लेना, ठीक है। अब मैंने कहा कुछ कुछ जब आप बजट पेश करते हो तो क्या होता है कि वहां पे अपोजिशन पार्टी जो है कुछ कुछ कट लगाने की कोशिश करती है, और वो कट अमाउंट में कट से ज्यादा होता है कि आप पॉलिसी को क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो। आप दिखाना चाह रहे हो कि भाई आप इतना जो इस स्कीम पे खर्च करना चाह रहे हो ना, हम इसके समर्थन में नहीं है, ये बेकार स्कीम है, ये ऐसा है वैसा है। तो जो कमियां निकालनी होती है वो पैसे में कटौती करके निकलवाना चाहता है, और पैसे में 1 रुपए की कटौती, 100 रुपए की कटौती, ये काफी फेमस है। इसका जस्ट मतलब ये होता है कि आप कटौती से ज्यादा ये दिखाना चाह रहे हो कि आप जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी से सहमत नहीं हो, एग्री नहीं हो, ठीक है।
तो एक होता है पॉलिसी कट। इसमें क्या होता है कि आप किसी स्कीम का अपोज करते हो, डिमांड करते हो कि इसकी जो अमाउंट है, जो खर्च आप करना चाहते हो इस स्कीम पर, उसको 1 रुपए से घटा दो। इसका मतलब है कि आप उस स्कीम से सहमत नहीं हो, आप उस स्कीम को रोकना चाहते हो। तो इसके लिए एक पॉलिसी कट लाया जाता है, प्रस्ताव लेके आते हो पॉलिसी कट का, नीति कटौती का, जिसमें आप पूरी तरह किसी स्कीम का विरोध करते हो, कहते हो कि इसका जो बजट है उसको घटाकर रुपए 1 करने की मांग करते हो। अच्छा, आप इसको समझना कि रुपए 1 करने की मतलब, मान लो कि आप 10 करोड़ खर्च करना चाह रहे हो, तो आप 1 रुपए की मांग करते हो, इस पर 1 रुपया खर्च करो। इसका मतलब तुम्हारी स्कीम ही बेकार है, तुम्हारा सब रहने दो, तुम्हारा ये स्कीम मत लाओ। इस तरीके का ये पॉलिसी कट, समझ रहे हो कि जस्ट टू शो कि भाई आप अपोज हो, आप इस चीज के अगेंस्ट हो, वो दिखाने के लिए पॉलिसी कट लाया जाता है। एक होता है इकोनॉमी कट। इसका मतलब होता है कि आप कुछ अमाउंट घटाना चाहते हो, कि भाई आप 10 करोड़ खर्च करना चाह रहे हो, भाई मत करो, है ना। 10,000 करोड़ करोड़ खर्च करना चाह रहे हो, भाई मत करो, इस ये स्कीम उस लायक नहीं है, ये दिखाना चाह रहे हो, तो होता है इकोनॉमी कट। फिर आता है टोकन कट, कि आप जस्ट 100 रुपए का कट लगवाना चाहते हो, कि भाई ये तुम्हारी स्कीम है ना, उसमें 100 रुपए घटा दो, क्योंकि तुम्हारी स्कीम है ही ऐसी। तो अगर आप मतलब, ये सारे जो है वो टूल्स हैं कि आप पार्लियामेंट में बैठ के अगर अपोज करना चाहते हो गवर्नमेंट को, तो इस तरीके से अपोज कर सकते हो कि भाई देखो, तुम्हारी जो स्कीम का पैसा है उसको घटाकर 1 रुपया कर दो, तुम जो है कुछ अमाउंट घटा दो, तुम 100 रुपया घटा दो। तो ये सब दिखाने के तरीके हैं कि भाई आप अपोजिशन में हो और आप उस स्कीम को क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो। बुलेटिन क्या होता है कि मान लो जब पार्लियामेंट बैठती है, कई मान लो 2 महीने तक बैठी, कई सारे बिल आते हैं, कई सारी चीजें खर्चों की वगैरह पेश होते हैं कि भाई हमें इतना खर्चा चाहिए, ये होता है, मान लो, है ना। ये सब चल रहा है बजट सत्र में। तो हुआ क्या कि अब कुछ चीजें डिस्कशन से बच गई, और अब आज आखिरी मीटिंग है, आखिरी बैठक है, आखिरी बार जो है पार्लियामेंट बैठ रही है। तो फिर जितने भी खर्च वाली चीजें हैं वो एक साथ अप्रूव कर दी जाती है, तो उससे हम कहते हैं बुलेटिन। कि ऑन द लास्ट डे ऑफ वोटिंग पुटिंग ऑल रिमेनिंग अनडिस्कस्ड डिमांड्स, कि कुछ डिमांड जो कि डिस्कस नहीं की जा सकी, उनको आप एक साथ रख देते हो और फिर वो पास हो जाती है, उसे हम कहते हैं गिलोटिन। तो गिलोटिन वर्ड ध्यान रखिएगा, कभी कभी आ सकता है एग्जाम में। गिलोटिन वर्ड क्या होता है कि जब आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने सारी जो डिमांड्स थी वो एक साथ रख दी और उनको पास कर दिया बिना डिस्कशन किए। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट होता है कि मान लो कि आपका बजट अभी आया नहीं है ना, और उससे पहले आपको पैसा चाहिए, तो आप एडवांस मनी ले लेते हो 2 महीने की, कि भाई आप हमें एडवांस दे दो अभी। लेखानुदान जिसे हम कहते हैं हिंदी में, लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट, कि जिसे वोट ऑन डिमांड पड़ी थी कि अलग अलग मिनिस्ट्री को जितना अमाउंट चाहिए वो वोट ऑन डिमांड रखते हैं। वोट ऑन अकाउंट होते हैं कि भाई उनको 2 महीने पहले पैसा चाहिए, अभी बजट पास हुआ नहीं है, पूरा बजट पास हुआ नहीं है, बट फिर भी पैसा चाहिए एडवांस में, तो उसके लिए अपन कहते हैं कि वोट ऑन अकाउंट, है ना। कि पहले 2 महीने पहले एडवांस मनी चाहिए आपको, कि कुल बजट का मुझे इतना ऐसा दे दो ताकि मैं खर्चा चला लूँ। सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है कि आपके पास पैसा था, बट आप कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, मेरे को जो सैंक्शन बजट है, मान लो बजट पास हुआ और आप अपनी मिनिस्टर ने कहा कि मेरे को 10,000 करोड़ चाहिए, है ना, बट उन्होंने 8,000 करोड़ ही दिया, या मान लो 10,000 करोड़ दे भी दिया, बट लेटर ऑन आपको रियलाइज हुआ कि आपको 12,000 करोड़ चाहिए था, तो आपने 2,000 करोड़ की और डिमांड रख दी, एक्स्ट्रा डिमांड रख दी, वो होती है सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो आप सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए भी पैसा ले सकते हो एज अ डिपार्टमेंट। तो ये टूल्स थे, क्या आपको समझ में आया? बाकी जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको सबसे ज्यादा टाइम देकर समझाई, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो ये आपका बजट का चैप्टर पहली बार लाइफ में आपको समझ में आया क्या, मेरे को बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार में समझ में नहीं आता है, तो आपने कहीं से पढ़ा होगा, डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आया होगा पूरा कि होता क्या है, कैसे इसमें वर्ड्स होते हैं, और टीचर भी बचते हैं, उनको भी पता है कि वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई रिसीट्स एक्सपेंडिचर, रिसीट एक्सपेंडिचर, लोन 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 का इंटरेस्ट पेमेंट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। सो क्या आपको समझ में आया, क्या आपको बेस्ट लगा कंटेंट? अभी जाना मत, क्योंकि हम 5 ईयर प्लान रिवाइज करने वाले हैं ना, जाना मत अभी, है ना। अब इसके कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है, मैं आपको जो है पीडीएफ डाल दूंगा ऐप पर, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस खुद से करने हैं भाई। कोई दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली अगले क्लास में डिस्कस कर लूंगा। बट मैंने इतनी मेहनत करी है आज के कंटेंट पर, तो आपको इतना याद कराने की कोशिश करी है, तो अब आपको ये क्वेश्चन तो खुद से ही करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो मेरे को बताइएगा। पूरे एडुकेटिव पैटर्न टाइप क्वेश्चन है जो आज आपको इस जो आगे आने वाले एग्जाम है सीजीएल सीएचएस के, उनमें इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। आप सोच रहे हो कि आपको वन लाइनर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये जो मैं पूरा जो स्ट्रेटेजिकली कंटेंट ला रहा हूँ, सारा एडुकेटिव पैटर्न सेक्शनल टाइमर के हिसाब से ही ला रहा हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से करिएगा इन क्वेश्चंस को, और मेरे को बताइएगा कि कोई क्वेश्चन में दिक्कत आई क्या। अभी मैं आपको 5 ईयर प्लान की तरफ लेकर जाता हूँ। ये रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, खुल गया। अभी 54 मिनट का वीडियो हो चुका है, 6 मिनट में अपन इसको रिवाइज कर लेंगे, 5 से 6 मिनट में, और देन आपको रियलाइज होगा कि आपका 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और आपको रियलाइज हो रहा होगा कि बजट का क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आज तक आपका क्वेश्चन सही नहीं हुआ है ना, आपका आज तक क्वेश्चन सही नहीं हुआ है इकोनॉमिक्स में, तो अब आप है ना वो चीज छोड़ दो कि सही नहीं होगा, अब सही होगा, अपन करेंगे सही। हाँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये टेबल जो मैंने बनाई है, ठीक है। क्या आपने इस टेबल को रिवाइज किया था कल, मतलब जब क्लास हुई थी खत्म, तो क्या आपने इस टेबल को रिवाइज किया? चलिए एक बार मैं आपको इस टेबल को रिवाइज करवाता हूँ। अलग अलग 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। कि पहला 5 ईयर प्लान अपन ने पढ़ा 51 से 56 में आया, और मैंने कहा हेराल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड है, और मैंने कहा था कि भाई भारत की स्थिति ऐसी थी कि अपन को खेती करनी थी, अपन को ये देखना था कि अपन खुद का भरण पोषण कर सके, तो हमने एग्रीकल्चर को काफी बढ़ावा दिया। और अगर खेती को बढ़ावा देना है,
अगर खेती को बढ़ावा देना है तो अपन को इरिगेशन प्लांट्स लाने पड़ेंगे। आपने हीराकुंड बांध बनाया, आपने सतलज नदी पे जो है बांध बनाने की कोशिश की, इरिगेशन परियोजनाएं लाने की कोशिश की, दामोदर नदी घाटी परियोजना आप लेकर आए। तो ये सब इरिगेशन जो प्लान्स आप लेकर आए वो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ही लेकर आए। आपने प्राइस स्टेबिलिटी को लिए फोकस किया कि जो है हम अनाज, हम धन इतना उगा लें कि हमारे पास कोई कमी ना हो और हम एक स्टेबल प्राइस पर जो है लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करा पाए, फूड जो दे पाए लोगों को। तो ये हमारा टारगेट था पहली 5 ईयर प्लान का, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। 2.1% का अपन ने टारगेट रखा था और 3.6% अपन को अचीव हो गया। तो हाईली सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान था। ठीक है, कौन से मॉडल पर था? हेरा डोमर मॉडल पर बेस्ड था। तो क्या इतना समझ में आया? सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने कहा कि ठीक है, हम एग्रीकल्चर को काफी फोकस कर चुके हैं, यहाँ से जो अनाज आ रहा है उसको अब अलग प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए, बदलने के लिए अपन को इंडस्ट्री चाहिए। तो अपने सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पे फोकस किया, स्टील प्लांट्स वगैरह बनाए। तो ये महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था। सेकंड चीज, सेकंड 5 ईयर प्लान जो है 1956 से 61 तक जो रही वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड थी। किस मॉडल पे? पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड थी। इंडस्ट्रीज पर अपने फोकस किया, 4.5% का अपने टारगेट बनाया और 4.27% अपन अचीव कर पाए। पार्शियली सक्सेसफुल आप इसको कह सकते हो कि पार्शियली सक्सेसफुल ये रही। फिर थर्ड आई आपके पास 61 से 66 तक, सॉरी एक सेकंड, हाँ, तो 61 से 66 तक रही। सैंडी हम कहते हैं इसको, सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल, या फिर हम गाडगिल वर्ड भी अपने पढ़ा था, गाडगिल फॉर्मूला। तो गाडगिल भी आप इसको कह सकते हो और सैंडी चक्रवर्ती मॉडल भी कह सकते हो। इसमें हमने कहा कि हम एग्रीकल्चर पे फोकस कर चुके हैं, स्टील प्लांट्स पे फोकस कर चुके हैं। तो अब हम फोकस करते हैं सेल्फ रिलायंस पे, कि खुद पे आत्मनिर्भरता क्रिएट करते हैं। 5.6% का टारगेट रखा बट 2.47% ही अचीव हुआ। माइजरेबल फेलियर हुआ, क्यों? क्योंकि 1965 में आपको चाइना के साथ युद्ध देखने को मिला था, याद आ रहा है कुछ? 62 में चाइना के साथ और 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध देखने को मिला था। तो इसीलिए काफी फेल रही ये 5 ईयर प्लान। और इसके बाद हम एक एक 1 ईयर प्लान जो है लेकर आने लगे 66 से 69 तक। 3 साल तक हमारे पास 1 ईयर प्लान चले, ये आपको पता होगा। 1 ईयर प्लान चले, इसी में ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आपके पास देखने को मिला। ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन के द्वारा, ये आपको समझ में आता है। बट इससे पहले समझिए कि थर्ड 5 ईयर प्लान में एक स्टील प्लांट बना था बोकारो का। ये क्या यूएसएसआर के सहयोग से बना था? बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। तो बोकारो स्टील प्लांट 5 ईयर प्लान में बना था। बट बाकी जो 3 स्टील प्लांट थे वो, जैसे भिलाई की बात करते हैं तो सिलाई मतलब का मैंने यूएसएसआर, याद आ रहा है? भिलाई सिलाई, लास्ट क्लास अगर आपने देखी है तो याद आ रहा होगा। भिलाई सिलाई मतलब यूएसएसआर। एक मैंने कहा दुर्गापुर वाला है, तो दुर्गापुर वाला जो स्टील प्लांट है वो किसने बनाया होगा? ब्रिटेन ने, क्योंकि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, एक मैंने कहा था कि आपके पास आता है केला, राउरकेला। तो राउरकेला जो है वो आएगा जर्मनी में, जर्मनी में। तो क्या आपको ये याद है कि 3 स्टील प्लांट सेकंड 5 ईयर प्लान में बने थे और बोकारो वाला थर्ड 5 ईयर प्लान में बना था? क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74 तक, अशोक रुद्र मॉडल, एलन माने और अशोक रुद्र मॉडल कंप्लीट अगर मैं बात करूं। और इसमें हमने कहा कि हम नेशनलाइजेशन करेंगे बैंकों का। और आपको पता होगा कि 1969 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वो अपने फोर्थ 5 ईयर प्लान में पड़ा था 69 से 74, है ना? तो 5.7% का टारगेट रखा, 3.3% ही अचीव हुआ और काफी फेल इसमें हम रहे। तो थर्ड 5 ईयर प्लान और फोर्थ 5 ईयर प्लान दोनों फेल थे, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जिसमें हमने एनर्जी सेक्टर पर काफी फोकस किया, एनर्जी सेक्टर पर, और पॉवर्टी एलिविएशन पर भी काफी फोकस किया। तो गरीबी हटाओ बनाना सबसे पहले कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया? तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में दिया गया। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। डीपी धर मॉडल पर बेस्ड थी। 4.4% टारगेट रखा और 4.8% अचीव हुआ, इसका आंसर सक्सेसफुल है। फिर मैंने कहा कि जो नेक्स्ट थी छठी पंचवर्षीय योजना, वो बीच में 2 साल का गैप आ गया। अभी 2 साल का जो गैप है देखो, यहाँ पे 1 साल पहले खत्म की हो गई, क्योंकि बीच में भाजपा सरकार आ गई और उन्होंने 1 साल पहले खत्म कर दी। फिर उन्होंने कहा कि 78 से 83 तक हम छठी 5 ईयर प्लान रखेंगे। बट क्योंकि वापस इंदिरा गांधी सरकार आ गई तो उन्होंने 80 से 85 वाला टर्म कर दिया 6 5 ईयर प्लान का। और जो 78 से 80 वाला प्लान है, इसको अपन ने कहा क्या? रोलिंग प्लान। याद आ रहा है गुनार मिडल का रोलिंग प्लान, जिन्होंने एशियन ड्रामा नामक पुस्तक से, कौन सी पुस्तक से? एशियन ड्रामा नामक पुस्तक से एक प्लान लेकर आए थे, रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान किसने इंट्रोड्यूस किया था? गुनार मिडल। क्या नाम है? गुनार मिडल। गुनार मिडल नाम है, और उन्होंने रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट दिया था एशियन ड्रामा से। ये याद है कुछ? तो अपने 78 से 80 वाले पीरियड को क्या कहा था? रोलिंग प्लान कहा था। याद है कुछ? ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि क्वेश्चन आता है इससे भी। फिर मैंने कहा कि ये छठी 5 ईयर प्लान जो है टेक्नोलॉजी इंप्लॉयमेंट पर फोकस किया। नाबार्ड की स्थापना 1982 में इसी टाइम पर हुई थी, शिवरामन कमेटी की संस्तुति पर। याद है? शिवरामन कमेटी कौन सी थी? शिवरामन कमेटी थी ना इसकी, एक बार कंफर्म कर देना कमेंट में। शिवरामन कमेटी की संस्तुति पर नाबार्ड की स्थापना हुई। इतना हमने रखा फोकस, ये याद मत करना। हाईली सक्सेसफुल थी, काफी सक्सेसफुल ये रही। 7th 5 ईयर प्लान की बात करूं तो इसमें फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी पर हमने फोकस किया था, ये भी सक्सेसफुल थी। फिर 8वीं 5 ईयर प्लान आई। अब देखो इसमें वापस 90 से 92, है ना, बीच में 91 का जो टाइम है, फिर से 1 ईयर प्लान, हॉलीडे प्लान अपन इसको कहते हैं, कि एक एक साल की अपन ने छुट्टी रख ली और अपने कहा कि एक एक साल की परियोजना लेकर आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे मंदी भी चल रही थी और जो सरकारें हैं वो काफी तेजी से बदल रही थी। तो 5 ईयर प्लान इसलिए नहीं लाया गया था। ठीक है, इस टाइम पे मंदी भी चल रही थी, आपको याद है? इस टाइम पे एलपीजी किया गया था, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के अपने सुधार किए थे, उदारवादी नीति अपनाई थी, और काफी इससे प्राइवेट सेक्टर पे फायदा हुआ था अपन को। इसीलिए काफी सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान रही, क्योंकि अपने एलपीजी वाला कॉन्सेप्ट अपनाया था, कि हमने उदारवादी नीति अपनाई थी। आपको पता है ना, लिक्विड
लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की अपन जो है वो ग्लोबल लेवल पे लाइसेंसिंग प्रक्रिया जो है कम कर रहे हैं, लोग प्राइवेट कंपनी को आने दे रहे हैं, जो टैक्सेस हम पहले लगाते थे प्राइवेट सेक्टर पे उसको कम कर रहे हैं, वो सब इसी टाइम पे किया गया था एलपीजी पॉलिसी के अंडर में। तो क्वेश्चन आता है एलपीजी पॉलिसी कब आई थी? तो 1991 में आई थी, उदारवादी नीति, है ना? कुछ समझ में आ रहा है कि लिक्विडाइजेशन मतलब होता है लिक्विड कर दिया आपने पॉलिसीज को, प्राइवेटाइजेशन मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर उसको भी आने दिया, ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल लेवल पे आपने कहा कि भाई आइए आप इन्वेस्ट करिए इंडिया में। ये सब आपने पॉलिसी लाए थे 1991-92 में, तो एलपीजी की पॉलिसी 1991 में लाई गई थी। फिर 8वां प्लान आया था 92-97 में, इसका थोड़ा सा मॉडल ध्यान रखना, पहली 4 का ध्यान रखना, फिर 5वीं का डीपी दर मॉडल याद रखना, 8वीं का जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल ध्यान रखना। इन्होंने हाईली सक्सेसफुल इसलिए रही कि डब्ल्यूटीओ ये जो लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी है वो काफी काम करी, आगे आने वाली 5 ईयर प्लान में भी डब्ल्यूटीओ का हिस्सा बने थे 1995 में इसी टाइम पर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, 8वीं 5 ईयर प्लान में बने थे, हाईली सक्सेसफुल। 9वीं सोशल जस्टिस पर फोकस था, एग्रीकल्चर पर, सोशल जस्टिस पर, कि लोगों को सोशल जस्टिस दिला पाए, है ना? ये फेल रह गई थी। फिर 10वीं प्लान रीजनल बैलेंस को लेकर थी और ये सक्सेसफुल थी। फिर अपने कहा 11वीं और 12वीं आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 11वीं में हमने कहा कि फास्टर और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट है। 12वीं में हम कह रहे थे कि सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे थे। जहां सस्टेनेबल वर्ड आ गया मतलब 12वीं प्लान है। अगर मैं बात करूं इंक्लूसिव ग्रोथ बट फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ, वो हम कहेंगे 11वां प्लान, बट सस्टेनेबल वर्ड आ गया तो 12वां प्लान है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये 8% की बात थी और फिर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि जो योजना आयोग था उसको किसने चेंज कर दिया? नीति आयोग। तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म याद है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कमेंट सेक्शन में नीति की फुल फॉर्म मेरे को बताइएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? तो ये 12 5 ईयर प्लान थे जिनमें मैंने आपको जो चीजें याद रखनी थी सारी बताई है, और ये आपको याद रखना है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना इस टेबल को, पीडीएफ मैंने डाल दिए। और पीडीएफ कहाँ देते हैं भाई, आपको पता नहीं है क्या भाई? हाँ, आप डेली यही सवाल पूछते हो पीडीएफ कहाँ है? पीडीएफ आप मेंटरबॉक्स ऐप इंस्टॉल करो ना, इस ऐप के फ्री कोर्सेज सेक्शन आपको टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करो ना मेरे भाई। आप पीडीएफ में क्यों जाते हो? आप फ्री कोर्सेज सेक्शन में जाओ ना, और वहां पे रामबान जीके करके है ना, रामबान जीके, उसमें जाकर आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसको डाउनलोड करके प्रिंट कराओ भाई। आप पेड बैच के स्टूडेंट हो, ये हमारा यूट्यूब का जो फ्री में कंटेंट है पेड बैच का ही कंटेंट है ना, एक पेड बैच की तरह ही हम इसको ट्रीट करते हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको वीआईपी जगह मिलेगी ना, आप पीडीएफ सेक्शन में जाके क्लिक करते हो, वहां कहते हो कुछ पीडीएफ है, वहां पे क्लिक नहीं करना है, वो फ्री लोगों के लिए। आप पेड वाले हो, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो पेड है आपका, है ना? तो समझ लो, क्योंकि पेड वाला कंटेंट ही दिया जा रहा है ना। तो आप फ्री कोर्सेज सेक्शन में जाके वहां पे टिक किया करो। बाकी टेलीग्राम चैनल आप इंस्टॉल कर लो, सॉरी ज्वाइन कर लो, ठीक है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये @SSC ऑलराउंडर, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हम सारी अपडेट आपको देते रहते हैं, वीडियो शेयर करते रहते हैं, कंटेंट शेयर करते रहते हैं, तो प्लीज इसको जाके कर लो, ठीक है? ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और आबाद रहिए, हमेशा मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।